ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी को कुछ लोग पीट रहे होते हैं। वो उनसे बचकर भाग निकलता है, लेकिन एक आदमी उसे चेस करता है और उसे चाकू मार देता है। फिर भी ये आदमी फाइट बैक करता है और उन्हें पीटता है, जिससे वो भाग जाते हैं। तभी वो आदमी रोड पर आता है और एक ट्रक उसे हिट करके वहां से भाग जाया है। इस आदमी का नाम किम सुक होता है और इसके बाद हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोरियन नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है। वहां एक इंटरव्यू चल रहा होता है और इंटरव्यूअर यून से पूछता है, क्या तुम चाइल्डहुड से ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी? यून कहती है, मैं चाइल्डहुड से पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहती थी। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब यून 10 साल की होती है, वो टीवी पर एक पॉप स्टार को देखती है और बाहर आकर अपनी मॉम से कहती है, मैं पॉप स्टार बनना चाहती हूँ। उसकी मॉम उससे कहती है, कल तुम फायर फाइटर बनना चाहती थी और आज तुम पॉप स्टार बनना चाहती हो। फिर वो अपनी मॉम के साथ मार्केट जाती है और देखती है कि एक डोनट वेंडर बहुत पैसे कमा रहा होता है। इसलिए वो सोचती है, मैं बड़ी होकर डोनट सेलर बनूंगी और बहुत पैसे अर्न करूंगी। कुछ सालों बाद उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जंग उससे मिलने आता है और उसकी मॉम उसे बताती है, जंग अब केएनपीयू का स्टूडेंट है। यून जंग को देखती है और अपनी आंखें उससे नहीं हटा पाती और उसका हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। फिर जंग उसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताता है ताकि यून भी केएनपीयू के लिए सिलेक्ट हो सके। उस दिन यून डिसाइड करती है कि वो पुलिस ऑफिसर बनेगी। फिर फ्लैशबैक एंड होता है और इंटरव्यूअर उससे पूछता है, तुम्हें किसने इतना इम्प्रेस किया कि तुमने पुलिस ऑफिसर बनने का डिसाइड किया? इसलिए वो अपने सामने बैठे ऑफिसर का नाम लेती है और कहती है, वो मेरे रोल मॉडल हैं, मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। रियलिटी में यून ऑफिसर को इम्प्रेस करने की ट्राई कर रही होती है ताकि वो उसे अच्छे मार्क्स दे और वो सिलेक्ट हो जाए। इंटरव्यू एंड होने के बाद यून फोन पर अपनी मॉम को इंटरव्यू के बारे में बता रही होती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है, जल्दी घर आ जाओ। और यहाँ से निकलने से पहले यून एक सेल्फी लेती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी सेल्फी में एक स्ट्रेंजर आ जाता है जिसका नाम सियोंग होता है। वो भी यहाँ इंटरव्यू देने आया होता है और जब यून घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसे एक डिलीवरी करने भेज देती है। यून कहती है, मैं पुलिस ऑफिसर बनने वाली हूँ और आप मुझे डिलीवरी के लिए भेज रही हैं। उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती और उसे डांट कर भेज देती हैं। मीनवाइल सियोंग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है क्योंकि उसने आज इंटरव्यू दिया होता है और अब रिजल्ट का वेट कर रहा होता है। यहाँ सियोंग का एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को डांट रहा होता है क्योंकि उसने अपने सेविंग्स अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए होते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को एक डिजाइनर बैग गिफ्ट किया होता है। दूसरा फ्रेंड कहता है, वो प्यार में ब्लाइंड हो गया है। तीसरा फ्रेंड कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर, तूने उसे इतना एक्सपेंसिव बैग दिया है, कम से कम वो ड्रिंक्स के लिए पे कर सकती है। सियोंग भी उसे कॉल करने के लिए कहता है, इसलिए वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने विंडो के पास जाता है और तभी वो और बाकी लोग उसकी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ देखते हैं। फिर सॉन्ग और उसका फ्रेंड, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड पर सारे पैसे स्पेंड किए थे, उन्हें फॉलो करते हैं और एक होटल पहुंचते हैं। जब वो रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वहां बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है। वो लड़का उस लड़की को बाहर ले जाता है और पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? उस लड़की का नाम मी गैंग होता है। मी गैंग कहती है, हमारा ब्रेकअप 2 वीक्स पहले ही हो गया था। ये सुनकर सियोंग बीच में आता है और मी गैंग से कहता है, तुमने उसे चीट किया है, अब तुम्हें उसे सॉरी बोलना होगा। इसके बाद सॉन्ग और मी गैंग के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है और फिर सॉन्ग मी गैंग को गोल्ड डगर बुलाता है। गोल्ड डगर वो होता है जो पैसों के लिए चीट करता है और तभी यून वहां आ जाती है जो कुछ डिलीवर करने आई होती है। उसे पता चलता है कि ये उसकी सिस्टर है। यून अपनी सिस्टर को सपोर्ट करते हुए सियोंग से कहती है, तुम मेरी सिस्टर को गोल्ड डगर कैसे बुला सकते हो? सॉन्ग रिप्लाई करता है, पहले तुम्हारी सिस्टर ने 5 मिलियन का डिजाइनर बैग लिया और फिर ब्रेकअप कर लिया। यून कहती है, ठीक है, मेरी सिस्टर ने जो भी लिया है वो सब रिटर्न कर देगी, लेकिन तुम लोग अब मेरे घर के सामने मत दिखना, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। फिर वो जाने लगती है, लेकिन मी गैंग का दूसरा बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है। पहले वो मी गैंग पर चिल्लाता है, फिर बाद में वो यून को भी बॉदर करने लगता है। ये देखकर सियोंग आता है और उसका हाथ ट्विस्ट करके दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। जैसे ही दोनों लड़कियां जाती हैं, वो लड़का सियोंग को हार्ड पंच मारता है, जिससे सियोंग का फेस दूसरी तरफ घूम जाता है। घर पर यून अपनी सिस्टर को बहुत डांटती है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे रिलेशनशिप्स के बारे में लेक्चर देने लगती है। यून उससे कहती है, तुमने उससे जो भी लिया है उसे जल्द से जल्द रिटर्न कर दो। मी गैंग कहती है, उसने मुझे बैग दिया था, इसलिए रिटर्न में मैंने भी उसे एक डिजाइनर वॉलेट गिफ्ट किया है। यून पूछती है, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? और फिर यून को पता चलता है कि उसकी सिस्टर ने उसके पैसे स्टील किए होते हैं, इसलिए वो अपनी सिस्टर को मारने के लिए चेस करती है। तभी उनकी मॉम आ जाती हैं और मी गैंग को डांटने के बजाय यून को डांटने लगती हैं। फिर उनके डैड भी आ जाते हैं और वो भी यून को ही डांटते हैं।
जिसकी वजह से यून अपसेट हो जाती है और घर से निकल जाती है। बाहर वो यूंग से मिलती है जो यून से मिलने आया होता है और फिर दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं। यूंग यून से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछता है तो यून कहती है इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और यूंग उसे और भी हार्डवर्क करने को कहता है। कुछ दिनों बाद यून का एग्जाम होता है और यहाँ हम सॉन्ग को भी देखते हैं जो एग्जाम देने आया होता है। एग्जाम के बाद वो रिजल्ट्स का वेट करते हैं और जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो यून की फैमिली उसका रिजल्ट चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि यून सिलेक्ट नहीं हुई है। ये देखकर सब अपसेट हो जाते हैं और वो उसे पीछे छोड़कर चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ स्यूंग एग्जाम क्लियर कर लेता है। उसकी मॉम बहुत हैप्पी होती हैं और उसके डैड को डिनर के लिए बाहर जाने को कहती हैं, लेकिन वो बिजी होते हैं और नहीं जा सकते। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि स्यूंग के डैड भी एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट सीन में जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वो अब KNPU पुलिस यूनिवर्सिटी में होते हैं। यहाँ एक मेल ऑफिसर सबको बताता है कि उनकी ट्रेनिंग कैसे प्रोसीड होगी, लेकिन उससे पहले ऑफिसर्स स्टूडेंट्स के लाए हुए लगेज को चेक करते हैं और बैग्स में सिर्फ वही आइटम्स रखते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान यूजफुल होंगे। बाकी के आइटम्स रिमूव कर दिए जाते हैं, जिसके बाद सबको अपना अपना रूम मिल जाता है। सॉन्ग के रूम में 3 और लड़के होते हैं और वो सब एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरे रूम में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो भी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रही होती हैं। उनके रूम में जी हाना नाम की एक और लड़की होती है जो अपने ही एटीट्यूड में रहती है और किसी से बात नहीं करती। फिर अनाउंसमेंट होती है कि सभी न्यू पीपल को असेंबली में गैदर होना है। अनाउंसमेंट सुनते ही सब ग्राउंड में गैदर हो जाते हैं। ऑफिसर उन्हें डांटता है और कहता है तुम्हें ग्राउंड तक पहुंचने में 20 मिनट्स लग गए, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर हमें ह्यूक नाम के ट्रेनर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो अब उन्हें 2 वीक्स के लिए ट्रेन करेगा। ह्यूक कहता है आज से तुम सबको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है, यस सर, सॉरी सर और गॉट इट सर। फिर सॉन्ग को मॉनिटर बना दिया जाता है क्योंकि उसने एग्जाम टॉप किया होता है, जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनर उनसे पीटी करवाता है और इतनी पीटी करवाता है कि पहले ही दिन सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर रात में हॉस्टल की क्लीनिंग भी उन्हीं से करवाई जाती है। उसके बाद सब फ्रेश हो रहे होते हैं तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट्स को अपने रूम्स में रिटर्न होना है क्योंकि रोल कॉल होने वाली है। एक लड़की शावर ले रही होती है, इसलिए उसे बिना फिनिश किए ही अपने रूम में जाना पड़ता है। यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और लेडी ऑफिसर लड़कियों को छोटी छोटी बातों पर डांटती है। अगर रूम में थोड़ी सी भी डर्ट होती है तो उन्हें उसके लिए डांट पड़ती है। एक लड़की सब कुछ करने के बावजूद पहले ही दिन सिक हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। उन्हें बार बार लेफ्ट और राइट मार्च करवाया जाता है और अगर कोई मिस्टेक करता है तो ऑफिसर उन्हें बाहर भेज देता है और 100 पुशअप्स करवाता है। पुशअप्स करने वालों में सेयुम भी होता है क्योंकि उसने भी मिस्टेक की होती है। सब पुशअप्स कर रहे होते हैं तभी एक लड़की गिर जाती है। ये वही लड़की होती है जो पिछली रात बीमार थी। सेइंग मॉनिटर होता है इसलिए वो ऑफिसर को बताता है कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। ऑफिसर कहता है यहाँ वीक पीपल के लिए कोई जगह नहीं है। अगले दिन जो लड़की अनवेल थी वो अपनी चीजें पैक करती है और चली जाती है क्योंकि वो हार्ड ट्रेनिंग हैंडल नहीं कर पाती। मीनवाइल यून अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होती है, इसलिए उसके पेरेंट्स और सिस्टर बहुत हैप्पी होते हैं। लेकिन यून का मूड बैड होता है क्योंकि वो पुलिस एकेडमी के लिए सिलेक्ट नहीं हुई होती है। तभी उसे एक कॉल आता है और वो पर्सन उसे बताता है पुलिस एकेडमी में एक सीट अवेलेबल हो गई है और यून को वो मिल गई है। ये सुनकर यून बहुत हैप्पी हो जाती है और फिर अपने पेरेंट्स और सिस्टर को बताती है और वो भी उसके लिए बहुत हैप्पी हो जाते हैं। अगले दिन यून अपने सूटकेस के साथ एकेडमी पहुंचती है जहां लेडी ऑफिसर उससे कहती है लंच के बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करना। उसे वहां का एनवायरनमेंट बहुत पसंद आता है। फिर वो रेडी होती है और लंच के लिए जा रही होती है जब वो सॉन्ग से टकरा जाती है। सॉन्ग को देखते ही यून उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है और सोचती है ये वही लड़का है जिसने मेरी सिस्टर को गोल्ड डगर कहा था। सॉन्ग भी उसे देखकर शॉक हो जाता है। यून सॉन्ग से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो उसकी जैकेट पर KNPU लिखा देखती है तो वो समझ जाती है कि वो यहाँ का स्टूडेंट है। यून उससे पूछती है क्या तुम मेरे सीनियर हो? लेकिन सॉन्ग आंसर नहीं देता। फिर सॉन्ग उससे पूछता है क्या उस दिन तुम्हारी सिस्टर सेफली घर पहुंच गई थी? यून कहती है हाँ, और मैंने बैग भी रिटर्न कर दिया था। तो सियूंग कहता है बैग रिटर्न करना पॉइंट नहीं था, पॉइंट ये था कि तुम्हारी सिस्टर को सॉरी बोलना चाहिए था क्योंकि उसने उसके हार्ट के साथ प्ले किया था। ये सुनकर यून एंग्री हो जाती है और तभी एक लेडी ऑफिसर उन्हें नीचे से बात करते हुए देख लेती है और उनसे कहती है अपने काम पर वापस जाओ। यहाँ यून का फर्स्ट डे होता है इसलिए वो बहुत एक्साइटेड होती है और उसे उसी ग्रुप में प्लेस किया जाता है जहां से पिछली लड़की गई थी। यून के एक्साइटमेंट देखकर उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं ये एक्साइटमेंट एंड तक टिकनी चाहिए क्योंकि यून को अभी नहीं पता था कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। यहाँ यून के 3 फ्रेंड्स होते हैं।
एक का नाम आरी है, दूसरी वू है और तीसरी जीहाना है, जो हमेशा अपने एप्टीट्यूड में रहती है। कोई उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसका मूड हमेशा बैड रहता है और वो दूसरों का मूड भी स्पॉइल कर देती है। नेक्स्ट सीन में एक फीमेल प्रोफेसर स्टूडेंट्स को क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ा रही होती है। उनका लेक्चर बहुत बोरिंग होता है, इसलिए सबको नींद आने लगती है और यून भी स्लीपी फील कर रही होती है। तभी लेडी ट्रेनर उसे नोटिस कर लेती है और लेक्चर एंड होने के बाद वो आगे आती है और चिल्लाती है, क्लास में जो भी सो रहा था खड़ा हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं लेकिन यून नहीं होती, इसलिए ट्रेनर उसके पास जाती है और उस पर चिल्लाती है, खड़ी हो जाओ। फिर क्लास में सो रहे सभी स्टूडेंट्स को बाहर ले जाया जाता है और पनिशमेंट दी जाती है। चाहे बॉय हो या गर्ल, सबको सेम पनिशमेंट मिलती है। और तभी हम देखते हैं कि कोई मिस्टीरियस मैन वहां एक सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल कर देता है जो वहां हो रही सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड करता है। ट्रेनर ह्यूक यून से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किस लिए पनिशमेंट मिल रही है? यून कहती है, मुझे नींद आ रही थी लेकिन मैं क्लास में सो नहीं रही थी। ये एक्चुअली ट्रू होता है। यून सिर्फ ऊम रही होती है। इन लोगों ने कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं की होती कि उन्हें बेल्ट से पीटा जाए। ट्रेनर ह्यूक उसके बिहेवियर की वजह से यून पर बहुत एंग्री हो जाता है। इसके बाद उसके फ्रेंड्स उसे एक्सप्लेन करते हैं, तुम्हें ट्रेनर से पंगा नहीं लेना चाहिए, बस यस सर और नो सर बोलो और सारे ऑर्डर्स फॉलो करो। मीनवाइल सियूम और उसके फ्रेंड्स मेस के फूड से बोर हो जाते हैं, इसलिए वो नूडल्स, रामेन और बर्गर्स को मिस करने लगते हैं। सियूम का एक फ्रेंड कहता है, मैंने पेंट्री रूम में नूडल्स के पैकेट्स देखे थे। बस फिर क्या, वो नूडल्स स्टील करने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर रात के अंधेरे में चारों चुपचाप पेंट्री रूम की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी एक ट्रेनर पीछे से आ रहा होता है। जब वो उसे देखते हैं तो वापस अपने रूम में भाग जाते हैं और इस तरह नूडल स्टील करने का उनका मिशन फेल हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी मार्शल आर्ट्स क्लास चल रही होती है। टीचर सॉन्ग के फ्रेंड डे को बुलाता है और उसे एक ही मूव में नीचे गिरा देता है और स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता है, इस तरह तुम अपने ओपोनेंट को थ्रो कर सकते हो। फिर वो सियूम के दूसरे फ्रेंड किम को बुलाता है और उसे थ्रो करने की ट्राई करता है, लेकिन फेल हो जाता है। किम को पहले से मार्शल आर्ट्स और जूडो आता है, इसलिए वो उल्टे टीचर को ही थ्रो कर देता है। ये देखकर पूरी क्लास बहुत एंजॉय करती है। फिर क्लास एंड होने के बाद यून सॉन्ग से मिलती है और पूछती है, उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम यहाँ के मॉनिटर हो, तो तुमने मना क्यों किया था? सियूंग कहता है, मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा था। और यून सियूंग से फ्रेंडशिप करने की ट्राई करती है, लेकिन सियूंग उसे अवॉइड करता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लड़कियां यून को बताती हैं कि सॉन्ग उस तरह का लड़का है जिसे बहुत सी लड़कियां पसंद करती हैं। यून कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और फिर वो उन्हें बैग वाली स्टोरी भी बताती है। उसके बाद यून जीहाना से पूछती है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो जीहाना कहती है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी स्टूडेंट्स को यहाँ डेट करना अलाउड नहीं है। उसका रूड बिहेवियर देखकर आरी और वो उस पर एंग्री हो जाती हैं। दूसरी तरफ सियूंग और उसका फ्रेंड डे उसे आंखों में शैम्पू डालकर बॉदर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में उन आरी से पूछती है, क्या सच में यहाँ स्टूडेंट्स का डेट करना अलाउड नहीं है? और आरी कहती है, हाँ। फिर उन वहां जंग को देखती है और उसके पीछे बाहर जाती है, लेकिन तब तक जंग वहां से जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन में आरी ऊन की जैकेट उसे देने के लिए ले जा रही होती है। रास्ते में वो सियूंग से टकराती है और उसी मोमेंट उसके हाथ में मौजूद जैकेट से एक सीक्रेट स्पाई कैमरा गिर जाता है। आरी समझ नहीं पाती कि ये कैमरा किसका है, इसलिए वो चुपचाप उसे वापस ऊन की जैकेट की पॉकेट में डाल देती है। ये वही कैमरा होता है जिसने उस दिन सब कुछ रिकॉर्ड किया था जब ट्रेनर स्टूडेंट्स को पीट रहा था। फिर ऊन ट्रेन कर रही होती है और ट्रेनिंग के दौरान वो कैमरा ऊन की पॉकेट से गिर जाता है और ऑफिसर ह्यूक के हाथों में आ जाता है। ह्यूक तुरंत कैमरा को अपने फोन से कनेक्ट करता है और वीडियो देखने के बाद वो बहुत शॉक हो जाता है। फिर ह्यूक उसे अपने ऑफिस ले जाता है और उससे कैमरा के बारे में पूछता है, लेकिन ऊन के पास देने के लिए कोई आंसर नहीं होता। चूंकि कैमरा ऊन की पॉकेट से गिरा था, इसलिए ह्यूक को पूरी तरह सस्पेक्ट होता है कि कैमरा ऊन का है। फिर ऊन को उसके फ्रेंड्स के रूम से निकाल दिया जाता है और डिटेंशन रूम में भेज दिया जाता है। मीनवाइल घर पर यून के पेरेंट्स अपने रिलेटिव्स को बता रहे होते हैं, हमारी डॉटर पुलिस ऑफिसर बनने वाली है। वो लोगों से कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्म करें, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ऊन को डिटेंशन रूम में भेज दिया गया है। दूसरी तरफ सियूंग के फ्रेंड्स एक बार फिर नूडल्स स्टील करने का प्लान बनाते हैं। इस बार उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और रात में वो नूडल्स खाने का एंजॉय करते हैं। उन्होंने सिर्फ 1 कप नूडल्स स्टील किया था जिसे वो स्मॉल पोर्शंस में शेयर कर रहे होते हैं। फिर उन्हें यह भी पता चलता है कि ऊन के पास एक स्पाई कैमरा मिला है जिसमें उनकी पनिशमेंट का वीडियो है, लेकिन सियूंग को अभी भी समहाउ ट्रस्ट होता है कि ऊन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट मॉर्निंग ऊन आरी से पूछती है, स्पाई कैमरा मेरी जैकेट में कैसे आया? कल तुम्ही ने मुझे जैकेट दी थी। ये सुनकर आरी को फील होता है कि ऊन उसे फ्रेम करने की ट्राई कर रही है, इसलिए वो उससे दूर भाग जाती है। सॉन्ग ऊपर से उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और कैमरा का ये मैटर हायर अथॉरिटीज तक पहुंच जाता है।
फिर सॉन्ग आरी के पास जाता है और उससे कहता है, सच बोलो, कल तुम मुझसे टकराई थी और उसके बाद तुम्हारे हाथ में मौजूद जैकेट से स्पाई कैमरा गिरा था। सॉन्ग आरी से पूछता है, लेकिन बिना आंसर दिए आरी वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ ऊन याद कर रही होती है कि वो उस दिन कहां कहां गई थी। फिर वो सोचती है कि शायद किसी ने उसकी जैकेट स्वैप कर दी हो। फिर वो दोबारा आरी से मिलने जाती है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है, आरी बाहर खड़ी होती है। यहाँ आरी कन्फेस करती है कि उसी ने स्पाई कैमरा जैकेट की पॉकेट में डाला था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि एक्चुअली में कैमरा किसका था। ऊन उससे कहती है, तुम्हें सबको बताना चाहिए कि तुम ही ने मेरी पॉकेट में कैमरा डाला था। आरी उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज ऐसा मत करो। इसके बाद ऊन हेल्प मांग में सियुंग के पास जाती है और जब वो उससे हेल्प मांगती है तो सियुंग मना कर देता है। इसलिए ऊन उसके सामने क्राइंग फेस बनाती है और सॉन्ग एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग के फ्रेंड्स को नूडल्स की एडिक्शन हो गई है। वो फिर से पेंटी रूम से नूडल्स स्टील करते हैं और अपने रूम में ले आते हैं। पहले उन्होंने नूडल्स का एक बॉक्स स्टील किया था, लेकिन इस बार उनका ग्रीड इतना बढ़ गया कि उन्होंने नूडल्स के 4 बॉक्सेस स्टील कर लिए। फिर एक लेडी रूम में एंटर करती है जो पेंट्री ऑफिस का ध्यान रखती है और क्लीनिंग भी करती है। इस लेडी ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि नूडल्स का एक बॉक्स मिसिंग है, लेकिन आज नूडल्स के 4 बॉक्सेस मिसिंग थे। एक्चुअली जब इस लेडी ने पहली बार नोटिस किया था कि एक नूडल बॉक्स गायब है, तो उसने सभी नूडल बॉक्स पर एक केमिकल लगा दिया था। वो केमिकल एक्चुअली में एक यूवी रे है, जिसकी वजह से ये लेडी फिंगरप्रिंट स्कैन करते हुए इन लड़कों के रूम तक पहुंच जाती है। फिर ये लेडी उनसे कहती है, मैं यहाँ 30 सालों से काम कर रही हूँ। तुम लोग दिन में जो लेक्चर एक बार सुनते हो, मैं उसे 30 सालों से सुन रही हूँ और अब तक मैं पूरी स्पाई बन चुकी हूँ। दूसरी तरफ जी हाना फोन पर किसी से बात कर रही होती है और कहती है, मेरा स्पाई कैमरा पकड़ा गया है। यहाँ उसकी बातों से क्लियर हो जाता है कि स्पाई कैमरा जी हाना का ही है। एक्चुअली उस दिन अरी ने गलती से यून के बजाय जी हाना की जैकेट उठा ली थी और उसकी वजह से यून ट्रैप हो गई, क्योंकि उसने जी हाना की जैकेट पहनी थी। नेक्स्ट सीन में यून सोचती है कि अगर किसी के पास वो कैमरा था तो उस कैमरा का चार्जर भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। फिर चार्जर सर्च करने के लिए वो पहले अपना रूम सर्च करती है और उसे जी हाना के पिलो के नीचे चार्जर मिल जाता है। तभी जी हाना सडनली रूम में एंटर करती है और यून को देखकर उसे बहुत स्ट्रेंज फील होता है। फिर वो अपना स्टफ चेक करने लगती है और रियलाइज करती है कि यून ने उसकी चीजों को टच किया है। फिर वो चार्जर के लिए अपने पिलो के नीचे सर्च करने लगती है, लेकिन चार्जर वहां नहीं होता। तब यून उसे चार्जर दिखाती है और कहती है, क्या तुम इसे ढूंढ रही थी? जी हाना इसे देखकर एक्सट्रीमली शॉक हो जाती है। वो उससे चार्जर स्नैच करने की ट्राई करती है, लेकिन यून चार्जर लेकर भाग जाती है और सीधे हेड ऑफिस जाकर सबको बताती है कि स्पाई कैमरा उसका नहीं बल्कि जी हाना का था। यून यहाँ जंग को भी देखती है और जी हाना की कंप्लेन अब बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है। प्रोफेसर को भी इसके बारे में पता चल जाता है। फिर वो उससे पूछते हैं और जी हाना झूठ बोलती है कि ये चार्जर मेरे फोन के लिए है। प्रोफेसर कहते हैं, एकेडमी में फोन्स अलाउड नहीं है। तो जी हाना कहती है, मेरी मॉम घर पर बीमार है, इसलिए मैं हर दिन उनसे फोन पर बात करती हूँ और ये चार्जर मेरे फोन के लिए है। उसके बाद प्रोफेसर चार्जर को फोन में प्लग करते हैं, लेकिन चार्जर फोन से कनेक्ट नहीं होता। फिर प्रोफेसर उसे स्पाई कैमरा में प्लग करते हैं और वो उससे कनेक्ट हो जाता है। प्रोफेसर फिर उसके फोन से मोस्ट रीसेंट नंबर डायल करते हैं, जिसे देखकर जी हाना काफी डर जाती है। लेकिन जब कॉल नहीं लगता तो जी हाना थोड़ा रिलीफ्ड फील करती है। फिर प्रोफेसर उसे ये कहते हुए भेज देते हैं कि कल एक कमेटी बैठेगी जहां उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां एक मिस्टीरियस मैन जी हाना को एक फोन चार्जर और स्पाई कैमरा दे रहा होता है ताकि वो स्पाई कर सके। जब जी हाना उससे पूछती है, आप मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं, तो वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें वो बाद में बताऊंगा। दूसरी तरफ चूंकि सॉन्ग के फ्रेंड्स नूडल्स स्टील करते हुए पकड़े गए थे, पनिशमेंट के तौर पर वो लेडी उनसे अपना सारा काम करवा रही होती है। उन्हें एनवेलप्स बनाने का टास्क दिया जाता है और वो नूडल्स के बॉक्सेस भी ले लेती है, भले ही उन्होंने अभी तक सब नहीं खाए थे। फिर सॉन्ग भी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और एनवेलप्स बनाने लगता है। फिर स्लीपिंग टाइम हो जाता है और पूरे हॉस्टल की लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, लेकिन उनका काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ होता, इसलिए वो वॉशरूम में जाते हैं और वहां अपना टास्क कंप्लीट करने लगते हैं। काम करते हुए किम का स्टमक अपसेट हो जाता है और वो वहां का पूरा एनवायरनमेंट रूइन कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक मीटिंग होती है और जी हाना से पूछा जाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर जी हाना लाया करती है और सच नहीं बताती। वो कहती है, मैं पब्लिक को यहाँ हो रहे वायलेंस को दिखाना चाहती थी। फिर प्रोफेसर डिसाइड करते हैं, हमें कोई मेजर एक्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये एकेडमी की रेपुटेशन के बारे में है। अगर वो वीडियो कहीं लीक हो गया तो एकेडमी को बहुत सफर करना पड़ेगा। इसलिए मैटर को इंटरनल रखते हुए
कमेटी जी हाना को 3 मंथ्स के लिए डिटेंशन रूम में भेज देती है और उसे कोई और पनिशमेंट नहीं दी जाती। ये देखकर ह्यून के फ्रेंड्स बहुत अपसेट हो जाते हैं और कहते हैं उसे इतनी लाइट पनिशमेंट कैसे मिल सकती है। फिर ह्यून जी हाना के पास जाती है और उस पर बहुत एंग्री होती है। पहला, उसकी वजह से उसे बहुत डांट पड़ी और दूसरा, जी हाना ने अभी तक उससे अपोलोजाइज भी नहीं किया था। ह्यून उससे कहती है तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज करना चाहिए। तो जी हाना बहुत रूडली कहती है अपोलोजाइज किस बात के लिए? तुमने गलती से मेरी जैकेट उठा ली थी, ये मेरी फॉल्ट नहीं है। अब ह्यून ट्रेनर ह्यूग के पास जाती है और उससे कहती है जी हाना की वजह से मैं सस्पेंड होने वाली थी, तो आप जी हाना को इतनी इजी पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं? ट्रेनर उसकी बात सुनकर उल्टे उसी पर एंग्री हो जाता है क्योंकि उसे फील होता है कि ह्यून ट्रबल क्रिएट कर रही है। ह्यून गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर रात 9 बजे सभी स्टूडेंट्स को जिम में असेंबल किया जाता है। जी हाना अपने रूम में नहीं होती, इसलिए उसके डोर पर एक मैसेज छोड़ दिया जाता है कि उसे 9 बजे तक जिम में आना है, लेकिन वो मैसेज हवा से उड़ जाता है। जब जी हाना अपने रूम में आती है तो उसे जिम असेंबली के बारे में पता नहीं चलता और वो आराम से सो जाती है। ह्यून वहां से गुजरती है और जी हाना का मैसेज देखती है, इसलिए वो उसे वापस उसके डोर पर रख देती है। फिर ट्रेनर क्लास ले रहा होता है जब उसे पता चलता है कि जी हाना प्रैक्टिस के लिए नहीं आई है। लेडी ऑफिसर उसके पास जाती है और उसे बहुत डांटती है क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए नहीं आई, लेकिन इसमें उसकी भी फॉल्ट नहीं थी। जो मैसेज उसके लिए छोड़ा गया था वो हवा से उड़ गया था। जी हाना के रूम में एंटर करने के बाद ह्यून ने वो मैसेज वापस उसके डोर पर रख दिया था। ट्रेनर ह्यूग उससे पूछता है तुम ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आई? तो जी हाना कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता था। इसलिए ह्यूग उसे बैठकर जिम के 30 राउंड्स लगाने को कहता है। वो समहाउ 30 राउंड्स कंप्लीट कर लेती है, लेकिन एंड में वो कोलैप्स हो जाती है और फेंट हो जाती है। उसके बाद उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर ह्यून को रियलाइज होता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो जी हाना की फॉल्ट नहीं थी। उसने सच में मैसेज नहीं देखा था, इसीलिए वो ट्रेनिंग के लिए नहीं पहुंच पाई। इसलिए इसकी कंप्लेन करने के लिए वो सीधे डीन के पास जाती है। ह्यून कहती है जी हाना ने जो किया उसकी पनिशमेंट उसे पहले ही मिल रही है, लेकिन आप लोग उसे एक्स्ट्रा पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? यहाँ ह्यून की बातों को नहीं सुना जाता और उसे वहां से भेज दिया जाता है। ह्यूग को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपने स्टूडेंट पर बहुत एंग्री हो जाता है। ह्यूग कहता है डीएन से मेरी कंप्लेन किसने की? ये सुनकर ह्यून खड़ी हो जाती है, इसलिए ह्यूग उस पर चिल्लाने लगता है और उसे किक भी करता है। फिर ओन्योक से कहती है हम यहाँ सिर्फ पनिशमेंट पाने के लिए नहीं आए हैं, प्लीज अपना वर्बल और फिजिकल अब्यूज बंद करें ताकि हम आपकी रिस्पेक्ट कर सकें। यह सुनकर ह्यूग उसे हिट करने वाला ही होता है कि सॉम उसका हाथ पकड़ लेता है। अब उन दोनों की वजह से सभी स्टूडेंट्स को फिर से पनिशमेंट मिलती है, लेकिन उसी मोमेंट सॉन्ग अकेडमी की ओथ रिकाइट करता है। मैं स्वेयर करता हूं कि मैं हमेशा ऑनेस्ट रहूंगा और कभी इनजस्टिस के सामने नहीं झुकूंगा। ये सुनकर ऊन भी ओथ रिसाइट करने लगती है और उन्हें देखकर सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे ओथ रिसाइट करने लगते हैं। फिर वो इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं और प्रैक्टिस करने से भी रिफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं जब तक हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर एकेडमी को स्टूडेंट्स के सामने बो होना पड़ता है और वो न्यू रूल्स पास करते हैं। फिर न्यू रूल्स अनाउंस होते हैं जो कहते हैं कि आज से मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग अवॉइड की जाएगी और फोकस सिर्फ क्रिएटिविटी पर होगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं और सब ऊन को थैंक कर रहे होते हैं क्योंकि उसने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। अब न्यू रूल्स के साथ कोरियन नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी में सभी स्टूडेंट्स का फिर से वेलकम किया जाता है और उनके न्यू प्रेसिडेंट जंग होते हैं। अब स्टूडेंट्स को फुल फ्रीडम दी जाती है, वो कहीं भी जा सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं। मीनवाइल एक लड़की पूछती है क्या यहाँ दूसरे स्टूडेंट्स को डेट करना अलाउड है, और जंग उसे हाँ कहता है। ऊन जंग को पसंद करती है, इसलिए वो उसके आने से बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर रात में ऊन जंग से मिलने जा रही होती है जब वो देखती है कि जंग वहां किसी और से मिलने गया है। ये देखकर ऊन को बहुत बुरा फील होता है और वहां जंग ऊन की एक सीनियर को डेट कर रहा होता है। फिर जंग भी ऊन को देख लेता है और उसे आगे आने को कहता है। ऊन आगे आती है और लाय करती है कि वो वहां फ्रेश एयर लेने आई थी। फिर ऊन जाने वाली होती है तो जंग उसे अपने पास बुलाता है। फिर वो एक जगह बैठते हैं और जंग ऊन को इस मैटर को सीक्रेट रखने को कहता है। ऊन कहती है डोंट वरी, मैं किसी को ये नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम ऊन को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जहां ऊन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। वो जंग की वजह से बहुत सैड होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो इतना ड्रिंक कर लेती है कि वो ठीक से वॉक भी नहीं कर पाती और यहाँ वहां दौड़ रही होती है। उसके फ्रेंड्स उसे हैंडल नहीं कर पाते। तभी सॉन्ग आ जाता है, इसलिए वो उससे कहते हैं कि वो उसे उसके रूम तक ड्रॉप कर दे। वो अपने रूम तक पहुंच भी नहीं पाती और एक सोफा देखकर वहीं लेट जाती है। जब सूम उसे उसके रूम में जाने को कहता है तो वो सूम को जंग समझकर हिट करने लगती है। ऊन बहुत ड्रंक होती है, इसलिए वो सूम से कहती है उसे जंग समझकर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पुलिस एकेडमी ज्वाइन की
और तुम यहाँ किसी और को डेट कर रहे हो। सूंग को उसकी कही कोई बात समझ नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोफेसर क्लास ले रहे होते हैं। जब क्लास एंड होने में सिर्फ 5 मिनट्स बचे होते हैं तो ऊन क्लास में एंटर करती है। सबको पता होता है कि उसने पिछली रात बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी। वो चुपचाप बैठने की ट्राई करती है, लेकिन प्रोफेसर को पता चल जाता है। प्रोफेसर उससे कहते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। फिर यून को कुछ याद नहीं होता, इसलिए उसके फ्रेंड्स उसे सब कुछ बताते हैं। आरी भी उससे कहती है, क्या तुमने ड्रंक होकर सॉन्ग को किस किया था? ये सुनकर यून अपने फ्रेंड्स पर काफी एंग्री हो जाती है। फिर यून सॉरी बोलने के लिए सॉन्ग के पास जाती है, लेकिन सॉन्ग कहता है, इट्स ओके। लोग ऐसा बिहेव करते हैं जब वो पहली बार ड्रिंक करते हैं। यून पूछती है, मैंने ड्रंक होकर कोई लाइन क्रॉस तो नहीं की ना, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स अजीब बातें कह रहे हैं। सॉन्ग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यून हेल्प के लिए उसे थैंक करती है और वहां से चली जाती है। फिर उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि सबको सेपरेट रूम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। आरी और वू को एक रूम में रखा गया है और यून और जीहना को एक रूम में रखा गया है। दूसरी तरफ जीहना की सारी पनिशमेंट्स एंड हो गई होती हैं। प्रोफेसर उससे यून को थैंक कहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने इंजरी के वक्त उसकी बहुत हेल्प की थी। फिर प्रोफेसर उससे ये भी कहते हैं, अगर तुम कभी सच बताना चाहो कि तुमने वो कैमरा वाली चीज क्यों की तो तुम बता सकती हो। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब जीहाना स्कूल में थी। उसने अपनी मॉम और अपनी मॉम की फ्रेंड्स को प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हुए देखा था। जीहाना की मॉम एक कस्टमर को सर्व कर रही होती हैं, जिसे देखकर जीहाना बहुत डिस्टर्ब्ड फील करती है। फिर वो अपनी मॉम को इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। जीहाना की मॉम भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और शायद इसी ट्रॉमा की वजह से जीहाना प्रेजेंट में ऐसी है, वो किसी से बात नहीं करती। जब जीहाना स्कूल में थी तो कुछ स्टूडेंट्स उसे बहुत बुली किया करते थे। वो उसकी मॉम के बारे में भी बातें करते थे, जिससे जीहाना बहुत एंग्री हो जाती थी। एक दिन बात बहुत आगे बढ़ जाती है जब कुछ लड़कियां मिलकर उसे बुली कर रही होती हैं। ये देखकर जीहाना एंग्री हो जाती है और एक चेयर उठाकर एक लड़की के स्टमक में स्टैब कर देती है। मैटर एस्केलेट हो जाता है और पुलिस तक पहुंच जाता है। जीहाना की मॉम को भी बुलाया जाता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। यहाँ हमें पता चलता है कि जीहाना के डैड भी नहीं थे। पुलिस केस को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये किड्स का मैटर था। इसलिए वो विक्टिम की मॉम को एक्सप्लेन करके घर भेज देते हैं और जीहाना को भी एक्सप्लेन करते हैं, अगर तुम्हारा स्कूल रिकॉर्ड स्पॉइल हो गया तो तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उस पुलिस ऑफिसर और जीहाना के बीच फ्रेंडशिप डेवलप होने लगती है। जीहाना उसे बताती है कि वो बड़ी होकर कोप बनना चाहती है और ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने जीहाना को वो स्पाई कैमरा दिया था। फिर फ्लैशबैक एंड होता है और जीहाना और यून एक ही रूम में रह रहे होते हैं। जीहाना यून से कहती है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम दूसरे रूम में स्विच कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यून ऐसा नहीं करती। जीहाना इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि वो यून को रूम में म्यूजिक भी प्ले नहीं करने देती। अगर यून को फोन पर बात करनी होती थी तो वो बाहर जाती थी। जब यून ये सब आरी को बताती है तो आरी जीहाना पर बहुत एंग्री हो जाती है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग के फ्रेंड डे को कुछ सुपरस्टिशियस चीजें करते हुए देखते हैं। वो क्लोथ्स हैंगर्स निकाल रहा होता है और किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर रहा होता है। बेचारे किम और सियोंग फूल्स की तरह उसकी हर बात बिलीव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यून लाइब्रेरी में बैठकर एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही होती है। प्रोफेसर ने उससे कहा था, इस पर एक रिपोर्ट बनाओ कि तुम अगले 4 सालों के लिए यहाँ क्या करने का प्लान कर रही हो। इसीलिए वो ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही होती है। फिर वो वहाँ जोंग और उसकी गर्लफ्रेंड को देखती है जो उसे पसंद नहीं आता और वो अपना स्टफ लेकर वहां से जाने के लिए रेडी होती है। फिर उसका पैर एक वायर में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है और सब उसे देख रहे होते हैं। जोंग और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे देखते हैं और सूंग भी उसे गिरते हुए देखता है, जो यून के लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट बन जाता है। फिर वो जल्दी से अपना स्टफ उठाती है और बाहर भाग जाती है। बाहर सूंग उसे एक बैंडेज देता है और उसे वूंड पर अप्लाई करने को कहता है। फिर दोनों स्कूल के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और यून बहुत कंप्लेन कर रही होती है, मुझे ये रूटीन बिल्कुल पसंद नहीं, सुबह जल्दी उठना, यूनिफॉर्म पहनना, क्लास जाना। एक्चुअली यून जोंग की वजह से यहाँ आई थी और अब जोंग को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखने के बाद उसे ये पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। सॉन्ग उससे कहता है, पहले तुम सबको मोटिवेट करती थी, अब तुम ही भाग रही हो और अभी तो सिर्फ 1 वीक ही हुआ है। नेक्स्ट सीन में डे सॉन्ग को ब्लाइंड डेट पर चलने को कहता है। कुछ दिनों में उन्हें हॉलिडे मिलने वाली थी, इसलिए डे एक ब्लाइंड डेट अरेंज करता है। सॉन्ग मूड में नहीं होता, इसलिए वो कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा और तुम्हें बताऊंगा। फिर कुछ दिनों के भीतर सभी किड्स को उनकी पहली हॉलिडे दी जाती है। हॉलिडे स्टार्ट होने के बाद सभी किड्स अपने घर जाते हैं और सॉन्ग के डैड बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो सॉन्ग को हर छोटी बात पर लेक्चर्स देते रहते हैं। दूसरी तरफ जब यून घर पहुंचती है तो उसकी फैमिली ने उसका रूम यूजलेस स्टफ से भर दिया होता है। उसे देखकर वो बहुत एंग्री हो जाती है,
नेक्स्ट मॉर्निंग यून अपनी मॉम और डैड से पूछती है, आपने मेरे रूम में यूजलेस चीजें क्यों रख दी हैं? फिर फैमिली अलग अलग एक्सक्यूजेस देती है, जिसका मतलब था कि वो यून के घर आने से बिल्कुल हैप्पी नहीं थे। दूसरी तरफ दे और सूंग ब्लाइंड डेट के लिए पहुंचते हैं। दे यूनिफॉर्म में होता है ताकि वो लड़कियों पर अच्छा इंप्रेशन बना सके, लेकिन जब लड़कियां आती हैं तो वो उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। प्रोफाइल पिक्चर में किसी और लड़की की फोटो थी, लेकिन रियल लाइफ में कोई और आ जाती है। दे उससे पूछता है, फोटो वाली लड़की कोई और है? तो लड़की कहती है, मेरी प्रोफाइल की फोटो मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड की फोटो है। ये सुनकर उनका मूड रूइन हो जाता है, क्योंकि वो किसी और लड़की से मिलने आए थे। सॉन्ग को बहुत ऑकवर्ड फील होता है और वो सोचता है, डे ने मुझे कहाँ ट्रैप कर दिया। फिर किसी तरह वो एक एक्सक्यूज बनाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर उनकी हॉलिडे एंड होती है और सब वापस आ जाते हैं। जो भी फूड वो अपने घरों से लाए थे उसे वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और खाते हैं। अगले दिन यून जोंग से मिलती है और उसके सामने कन्फेस करती है, मैं तुम्हें पसंद करती थी और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई थी। जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। फिर वो ये भी कहती है, लेकिन अब मैंने मूव ऑन कर लिया है। और ये कहकर यून वहां से चली जाती है। सॉन्ग उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और इसे सुनकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जोंग यून से कहता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। कई किड्स पहले से ही वहां प्रेजेंट होते हैं। ब्लू ड्रेस वाले सीनियर्स हैं और व्हाइट ड्रेस वाले जूनियर्स हैं। जोंग वहां एक सीनियर स्टूडेंट को बुलाता है और उसके साथ फाइट करता है और जूनियर से कहता है, ध्यान से देखो। यून स्माइल करते हुए जोंग को देख रही होती है और जोंग कहता है, मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रोड पर कभी किसी थीव से सामना हो तो तुम उसे अच्छा लेसन सिखा सकते हो। यहाँ सूंग भी बैठा होता है और यून उससे कहती है, देखो जोंग कितना फास्ट है, वो एक बार में ही सबको नीचे गिरा देता है। लेकिन सूंग कहता है, ये बिल्कुल सच नहीं है सर, ये सब सिर्फ हमें सिखाने के लिए कर रहे हैं। जोंग ट्रेनिंग के लिए दूसरे स्टूडेंट को बुलाता है, लेकिन पीटे जाने के फियर से कोई आगे नहीं आता। फिर हीरो बनने के चक्कर में सॉन्ग अपना हाथ उठाता है, मतलब अब वो जंग से फाइट करने वाला था। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। जंग सुंग को नीचे गिराने की ट्राई करता है, लेकिन सुंग भी बहुत क्विक होता है। वो जंग को उसे गिराने नहीं देता, इसलिए जंग उसे पीछे की तरफ थ्रो करता है। फिर बाद में जंग सुंग को इस तरह पकड़ता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ऊन उसे टैप करती है और कहती है, मैच एंड करो। लेकिन हीरो बनने की ट्राई में वो ऐसा नहीं करता। बाहर यून उससे कहती है, हीरो बनने की क्या जरूरत थी जब तुम्हें पहले से पता था कि जंग मार्शल आर्ट्स जानता है। सुंग कहता है, मैं भी किसी से कम नहीं, मुझे फुटबॉल, स्विमिंग और मार्शल आर्ट्स भी आता है। वो बात कर रहे होते हैं जब ऊन के फोन पर अरी का मैसेज आता है। उसने भी एक ब्लाइंड डेट अरेंज की होती है और ऊन को अपने साथ चलने को कहती है। सुंग अपनी तारीफ करता रहता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। फिर वो ऊन को देखता है जो अपने फोन में बिजी होती है, तो वो साइलेंट हो जाता है। फिर ऊन सूंग से कहती है, मेरी फोटो क्लिक करो, और ऊन पोज करके खड़ी हो जाती है। सूंग को देखकर लगता है कि उसने पहले कभी फोटो नहीं ली थी, इसीलिए वो बहुत नर्वस होता है। फिर सॉन्ग ऊन को फोटो दिखाता है और उसने इतनी बैड फोटो ली थी कि उसे देखकर ऊन का मूड स्पॉइल हो जाता है। सूंग कहता है, मुझे फोटो लेना नहीं आता। तो ऊन उससे कहती है, फोटो ऐसे लेते हैं। फिर जब वो रूम में आती है तो अरी उसे ब्लाइंड डेट के बारे में बताती है। प्रॉब्लम ये थी कि ब्लाइंड डेट पर 4 लड़के आने वाले थे और वो सिर्फ 3 थी, मतलब उन्हें एक और की जरूरत थी। यून कहती है, हम जी हाना को अपने साथ ले चलते हैं। लेकिन जी हाना का नाम सुनकर अरी का मूड स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि वो जी हाना को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ऊन जी हाना के पास जाती है और उससे कहती है, हमारे साथ चलो। लेकिन जी हाना क्लीनली रिफ्यूज कर देती है। फिर उन्हें उसके बिना प्लान करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो स्पाई कैमरा के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उसे किसने लिया, कब लिया और कहां से। जहां से स्पाई कैमरा लिया गया था वो सीधा उस शॉप पर जाते हैं। वहां उन्हें एक लिस्ट मिलती है जिसमें नामगी का नाम भी इंक्लूड होता है। नामगी वही पर्सन है जिसने वो स्पाई कैमरा जी हाना को दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि नामगी, प्रोफेसर और सूंग के डैड पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। नामगी का नाम देखकर प्रोफेसर उस पर डाउट करने लगते हैं कि नामगी ने ही जी हाना को स्पाई कैमरा दिया होगा। फिर वीकेंड आता है और अरी और वू अच्छे से रेडी होती हैं। जब दे उन्हें देखता है तो वो उन्हें देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने एकेडमी में पहले कभी इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां नहीं देखी थी। दे उनके पास जाता है और पूछता है, तुम लोग कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वो ओवर रिएक्ट कर रहा होता है क्योंकि उसने उन्हें पहले कभी ऐसे आउटफिट्स में नहीं देखा था। तभी यून भी आती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। उन्हें देखकर डे कहता है, हमारी एकेडमी में इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं और हमें कभी पता ही नहीं चला। फिर तीनों डे को बताती हैं,
हम ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं। फिर दे अपने फ्रेंड्स सूम और किम को बताता है, हम ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में तीनों लड़कियां 3 लड़कों के साथ एक रेस्टोरेंट में होती हैं। वो उन्हें अपनी एकेडमी के बारे में बता रही होती हैं कि वहाँ क्या होता है और उन्हें कैसा फूड मिलता है। इससे उनकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है और वहाँ व्हाइट ड्रेस में एक लड़का होता है जो काफी हैंडसम होता है। जब वो ऊन को देखता है तो उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है और फिर सब अपने पार्टनर्स चूज करते हैं और अलग अलग डेस्टिनेशंस पर चले जाते हैं। व्हाइट वाला लड़का ऊन को एक एक्सपेंसिव होटल ले जाता है जहां वो उसे रेड वाइन भी ऑफर करता है। दूसरी तरफ सॉन्ग वीकेंड पर बोर हो रहा होता है। वो फ्रिज ओपन करता है और उसे कुछ मिल्क मिलता है। मिल्क यून का होता है, इसलिए वो यून को कॉल करके मिल्क पीने की परमिशन मांगता है। यून डेट पर होती है और ये सुनकर वो एंग्री हो जाती है और उससे कहती है, मुझे कॉल करना बंद करो। यून का पार्टनर भी सोच रहा होता है, इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर कौन कॉल कर रहा है। तो यून उसे बताती है, ये मेरे एक फ्रेंड का कॉल था। फिर डेट से वापस आने के बाद सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। यून बहुत हैप्पी होती है क्योंकि जिस लड़के के साथ वो थी उसने सब कुछ पे किया था। फिर वो कहती है, मैं जिस लड़के के साथ थी उसने मुझसे सब कुछ पे करवाया। इस पर आरी और यून उस पर हंसती हैं। नेक्स्ट सीन में यून उस लड़के के साथ एक आर्ट गैलरी जाती है जहां बहुत सी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स होती हैं। लड़का उसे हर पेंटिंग के बारे में बताता रहता है, लेकिन यून को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो बहुत बोर हो जाती है। फिर लड़का उसे कॉफी के लिए ले जाता है और कहता है, पेंटिंग्स देखने के बाद मैं हमेशा कॉफी पीता हूँ। यून अपने लिए कॉफी ऑर्डर करती है और वो लड़का उसे कॉफी के बारे में भी एडवाइस देने लगता है। डेट एंड होने के बाद लड़का यून को वापस पुलिस एकेडमी ड्रॉप कर देता है। जैसे ही वो वहां से निकल रही होती है वो सियूम से टकराती है। फिर वो उसके साथ एक लोकल शॉप पर जाती है। भले ही उसने पूरा दिन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में स्पेंड किया हो, लेकिन उसका पेट अभी भी नहीं भरा था। वो लोकल शॉप पर फिर से खा रही होती है। सियूम उसे देखता है और कहता है, लगता है तुमने आज कुछ नहीं खाया। फिर यून उसे अपने दिन की सारी एक्टिविटीज के बारे में बताती है, लेकिन वो एक बात को लेकर कंफ्यूज्ड होती है। वो कहती है, लड़के की पर्सनालिटी अच्छी है, वो अच्छा पर्सन है, मुझे वो पसंद है, लेकिन मैं उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। उससे बात करते हुए मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। सियूम उससे कहता है, तुम्हें कोई ऐसा पर्सन ढूंढना चाहिए जिसके साथ तुम कंफर्टेबल फील कर सको। फिर यून की फिंगर कट जाती है और वो गिरने वाली होती है। सॉन्ग उसे पकड़ लेता है और किसी तरह बैंडेज लाकर उसकी फिंगर पर लगाता है। अगले दिन सब साथ बैठकर खा रहे होते हैं। फिर यून उन्हें बताती है, मैंने उस लड़के के साथ ब्रेकअप कर लिया है। सियूम उससे अकेले में पूछता है, तुमने इतनी सडनली उसके साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया। यून कहती है, मैंने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया, उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया है। यून कहती है, आज सुबह उसने मुझे मैसेज किया और कहा कि हम एक जैसे नहीं हैं, इसलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जहां सॉन्ग बार बार यून के खिलाफ जीत रहा होता है और सॉन्ग को जीतता देख यून को बहुत जेलस फील होता है। फिर सॉन्ग उसे दोबारा सिखाने के लिए आगे आता है और कहता है, अपनी एक आंख बंद करो और अपनी ब्रेथ कंट्रोल करो। लेकिन यून की ब्रेथ पहले ही रुक चुकी होती है और टारगेट की जगह उसे एक हार्ट दिखाई देता है। जैसे ही वो शूट करती है, एरो जाकर हार्ट पर लगता है। फिर वो मुड़कर देखती है कि सॉन्ग बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है। यून को फील होता है कि सॉन्ग उसे किस करने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन सॉन्ग उसे यहाँ किस नहीं करता, वो बस उसकी आई लैशेस को ब्रश ऑफ कर रहा होता है। फिर रात में यून ये सब याद करती रहती है और ब्लश करती है, और दूसरी तरफ सियूंग भी इस मोमेंट को याद करके स्माइल कर रहा होता है। इसके अलावा वो खुशी में दौड़ भी रहा होता है। और दूसरी तरफ यून की गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे यूएस में जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग 3 बजे सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में बुलाया जाता है। सब जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं और गिरते पड़ते ग्राउंड पहुंचते हैं। टीचर सबको एक्सप्लेन करते हैं, जो भी एकेडमी में एक सर्टन वे में परफॉर्म करेगा उसे उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसके पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे, और ये पॉइंट्स उनके फाइनल ग्रेड्स को ग्रेटली अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में स्टूडेंट्स को पता चलता है कि एकेडमी में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है जिसमें वेरियस गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जहां जंग ब्लू ग्रुप का हेड है और ह्युक रेड टीम का हेड है। जब सुम लिस्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस और यून को सेम टीम में रखा गया है। ये देखकर वो बहुत हैप्पी हो जाता है क्योंकि वो यही चाहता था। उसका फ्रेंड किम भी उसी टीम में है और जी हाना भी उनके ग्रुप में है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल तेजी से पास आ रहा होता है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स फुल एनर्जी के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जंग सुंग से कहता है, तुम जी हाना के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि कोई और स्टूडेंट उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। जब यून को पता चलता है कि जी हाना सुंग के साथ प्रैक्टिस करेगी तो उसका मूड रुइन हो जाता है।
वो चाहती थी कि सॉन्ग उसके साथ प्रैक्टिस करें। फिर किम सॉन्ग की फीलिंग समझ जाता है और सॉन्ग से कहता है, तुम यून के साथ प्रैक्टिस करो, मैं जी हाना को पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। ये सुनकर सेंग हैप्पी हो जाता है। मीनवाइल प्रोफेसर को पता चलता है कि किम सुक का ब्रदर है। किम सुक वही लड़का है जिसे हमने ड्रामा के स्टार्ट में मरते हुए देखा था। किम सुक की डेथ एक मिस्ट्री थी जिसे सिर्फ प्रोफेसर और सॉन्ग के डैड जानते थे। किम सुक एक मिशन पर काम कर रहा था जब उसकी डेथ हुई थी, लेकिन ये मर्डर था या एक्सीडेंट ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। उस समय हम किम को भी देखते हैं जो काफी यंग था। जब प्रोफेसर को ये सब पता चलता है तो वो बहुत शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यून और सुंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पहले दोनों साइकिलिंग करने जाते हैं और एक लॉन्ग राइड पर निकल पड़ते हैं। यून साइकिलिंग को बहुत एंजॉय कर रही होती है, लेकिन सुंग उससे कहता है, हम घूमने नहीं आए, हम ट्रेन करने आए हैं। थोड़ी देर बाद दोनों साइकिलिंग से थक जाते हैं और एक स्मॉल ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं। सॉन्ग उसे एक पीसफुल जगह ले जाता है जहां दोनों नेचर एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ वो अपनी फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। सॉन्ग कहता है, मेरी एक सिस्टर है जो अब्रॉड में स्टडी कर रही है और मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं। एकेडमी में ह्यूगते, आरी और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को बुलाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत वीक है, इसलिए तुम सबको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर एक सीनियर के सुपरविजन में उन सबको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। अगले दिन सूंग के डैड एकेडमी आते हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं, तुम्हें फ्यूचर में किस तरह का पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए। यहाँ किसी को नहीं पता कि वो सॉन्ग के डैड हैं, लेकिन फिर किसी तरह डैड को पता चल जाता है कि सॉन्ग के डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं। इसलिए वो सॉन्ग को डिलीशियस डिशेस खिलाते हैं ताकि सॉन्ग उनका फ्रेंड बना रहे। फिर डैड सबके लिए एक फ्रेंडशिप रिंग भी लाता है जिसे सब अपनी फिंगर्स में पहनते हैं। नेक्स्ट सीन में वीकेंड पे सब भर जाते हैं और जी हाना भी घर जाती है। फिर उसकी मॉम उससे कहती हैं, नमगी से कहो कि मेरी हेल्प करे, और फिर वो एक कस्टमर के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है। जी हाना इन सब से बहुत ट्रबल में आ जाती है क्योंकि ये उसकी मॉम का डेली रूटीन था। दूसरी तरफ ऊन की मॉम और डैड ने जंग को डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। वो जंग से बहुत इम्प्रेस थे और चाहते थे कि ऊन और जंग एक साथ आ जाएं, क्योंकि वो चाइल्डहुड से फ्रेंड्स थे और पहले यून को उस पर क्रश भी था। यून की मॉम जंग से पूछती हैं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? और जंग कहता है, नहीं, मैं अभी सिंगल हूँ। जब ऊन ये सुनती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है। फिर वो बाहर आती है और जंग से कहती है, तुम्हारी पहले से गर्लफ्रेंड है तो तुमने मेरी फैमिली से झूठ क्यों बोला? जंग कहता है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। और ये सुनकर ऊन बहुत अपसेट हो जाती है। जंग को चीयर अप करने के लिए वो सिली सिली जोक सुनाने लगती है और वो काफी देर तक बात करते हैं। फिर ऊन को वॉशरूम जाने की जरूरत होती है, इसलिए वो जंग को वहीं छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद ऊन के फोन पर सूंग का कॉल आता है और जंग कॉल पिक कर लेता है। जब सूंग जंग की वॉइस सुनता है तो उसे रियलाइज होता है कि ऊन और जंग साथ में है और ये जानकर सॉन्ग को बहुत बुरा फील होता है। फिर यून लौटती है और वो और जंग वॉक कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। यून जंग से कहती है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ले आऊंगी। फिर वीकेंड एंड होता है और सब ट्रेनिंग के लिए वापस आ जाते हैं। सॉन्ग ऊन को बहुत दौड़ा रहा होता है क्योंकि टूर्नामेंट पास था। वो उसे अच्छे से फीड भी कर रहा होता है ताकि वो टॉप पर आए। दूसरी तरफ हम सूंग के डैड को देखते हैं जो अपने बेटे पर नजर रख रहे होते हैं क्योंकि उसका रूममेट किम था जो किम सुक का भाई था, वही किम सुक जिसका कुछ साल पहले मर्डर हुआ था। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग को पता चलता है कि ऊन और जंग डिनर के लिए गए हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढने जाता है। हर रेस्टोरेंट और होटल चेक करता है और इवेंचुअली वो उन्हें कॉफी शॉप पर देखता है। सूंग डेलिबरेटली अंदर जाता है और एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे उसने उन्हें देखा ही ना हो। ऊन और जंग उसे देखते हैं और जंग कहता है, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो हमारे साथ बैठो। इसलिए सॉन्ग भी उनके साथ बैठता है और ड्रिंक करने लगता है और उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने लगता है। फिर ऊन वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद जंग सूंग से कहता है, ऊन बहुत अच्छी लड़की है, चूंकि तुम उसके कॉलीग हो हमेशा उसका ध्यान रखना। फिर जंग भी बाहर आता है और वहां वो ऊन से मिलता है। दोनों एक ट्री के नीचे बैठते हैं और बात करने लगते हैं। जंग ऊन से कहता है, मुझे लगता है सूंग तुम्हें पसंद करता है, लेकिन ऊन कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। फिर जंग ऊन से कहता है, तुमने एक बार कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। सूंग भी ये सुन लेता है और ये इनकम्प्लीट कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद वो सैड होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ऊन जंग से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक अच्छे फ्रेंड के तौर पर। उसके बियॉन्ड मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर जंग साइलेंट हो जाता है। अगले दिन स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ सभी किड्स को 4 डिफरेंट टीम्स में डिवाइड किया जाता है, ब्लू, रेड, येलो और ब्लैक।
जुंग, सूंग, ऊन, जिहाना और किम ब्लू टीम में होते हैं, जबकि रेड टीम में ह्युक, अरी, डे और वू होते हैं। पहला मैच वॉलीबॉल होता है, जिसमें रेड टीम जीत जाती है। दूसरे मैच में अरी जिहाना को डिफीट कर देती है और रेड टीम को जीता देती है। तीसरा मैच रेड वर्सेस येलो होता है और यहाँ भी रेड जीत जाती है। अगला मैच एक रेस होती है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और ऊन भी इसमें होती है। वो सबसे पहले अपने पार्टनर को स्टिक देती है और इस रेस में दे लीड में होता है, मतलब रेड टीम यहाँ भी जीतने वाली होती है। लेकिन दे ट्रैक के बीच में सेलिब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्टिक बीच में गिर जाती है और दूसरा ग्रुप जीत जाता है। दे अपने लॉस से इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो बाथरूम में बैठकर रोता है। अब तक जितने भी मैचेस हुए थे, रेड ग्रुप टॉप पर था, ब्लू सेकंड प्लेस पर था और बाकी दोनों ग्रुप्स तो मेंशन करने लायक भी नहीं है। अगला मैच साइकिलिंग होता है, जिसमें यून ने भी पार्टिसिपेट किया होता है और उसके फुट में इंजरी होती है, लेकिन फिर भी वो साइकिल रेस करने जाती है और सॉन्ग उससे कहता है बेस्ट ऑफ लक। फिर यून सॉन्ग से कहती है मुझे टूर्नामेंट के बाद तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये कहकर वो चली जाती है और साइकिल रेस स्टार्ट होती है और ऊन उसे जीत जाती है। दूसरी तरफ लड़कों का एक और गेम चल रहा होता है, जिसमें एक टीम को दूसरी टीम को वाटर एरिया से बाहर पुश करना होता है। ब्लू टीम का स्टार प्लेयर किम होता है, लेकिन रेड टीम उसे पहले ही बाहर थ्रो कर देती है। इसमें ब्लू टीम जीत जाती है क्योंकि सॉन्ग अकेले ही 2 लड़कों को बाहर थ्रो कर देता है। फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का लास्ट गेम होता है और ये गेम डिसाइड करने वाला था कि कौन सी टीम जीतेगी। गेम के बीच में बारिश शुरू हो जाती है। ऊन के फुट में पहले से इंजरी थी और वो स्लिप होकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके फुट से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे सारे किड्स उसे क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। जब जिहाना वहां से गुजरती है तो ऊन उससे कहती है मेरी हेल्प करो। जिहाना पहले हेल्प करने से रिफ्यूज कर देती है और जाने लगती है। ऊन उसे रोकती है और फिर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सभी किड्स वेट कर रहे होते हैं कि ये गेम कौन जीतेगा। फिर हम देखते हैं कि रेड टीम का एक मेंबर गेम जीत जाता है। वहां जिहाना अपना माइंड चेंज करती है और ऊन की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाती है। फिर सूम और बाकी किड्स जिहाना और ऊन का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी किड्स पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन जिहाना और ऊन अभी तक नहीं आए थे। फिर वो जिहाना को ऊन को अपनी बैक पर कैरी करते हुए लाते देखते हैं, क्योंकि ऊन वॉक नहीं कर पा रही थी। फिर दोनों समहाउ रेस कंप्लीट करते हैं और हर कोई इस एक्ट के लिए जिहाना को अप्रिशिएट करता है और उसे माफ करके अपनी टीम में इंक्लूड कर लेता है। उसके बाद सब एक साथ सेल्फी लेते हैं। फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंड होने के बाद रात में एक डांस फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें सूम और उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छा डांस करते हैं और जब ऊन सूम को डांस करते हुए देखती है तो उसे याद आता है कि फेस्टिवल के दौरान उसने सूम से कहा था कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। फंक्शन एंड होने के बाद सूम उसके पास आता है और कहता है तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। जैसे ही ऊन ये कहने वाली होती है मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सूम उसके फिनिश करने से पहले ही उसे किस कर लेता है और यहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी किड्स को एक क्रिमिनल केस पर ट्रेन किया जा रहा होता है। यहाँ कुछ ऐसा होता है, एक लड़की का मर्डर हो गया है और मर्डर के साथ साथ किसी ने उसे रेप भी किया है। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्हें बस एक स्टोरी दी जाती है ताकि वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकें। यहाँ उन्हें पता लगाना था कि मर्डर कैसे और कब हुआ, और सभी किड्स अपनी अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं। किसने कितना ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पर वो सस्पेक्ट को सर्च करते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम नोटिस करते हैं कि सॉन्ग का माइंड बहुत फास्ट काम कर रहा है और फिर सब अपने तरीके से रिपोर्ट्स बनाते हैं। सॉन्ग की रिपोर्ट बेस्ट होती है। फिर जिहाना और यून भी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर जिहाना नामगी से मिलने जाती है और उससे कहती है मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। जिहाना नामगी से पूछती है तुम मुझसे ये सब क्यों करवा रहे थे? तो नामगी उसे बताता है कि वो एक डिटेक्टिव हुआ करता था और पूरी ऑनेस्टी से अपना काम करता था, लेकिन उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला और उसके बजाय उसके सीनियर को प्रमोशन मिल जाता था। उसके सीनियर ने भी इसी एकेडमी से ट्रेनिंग ली थी, इसीलिए वो किसी भी तरह इस एकेडमी को डिफेम करना चाहता था। वो जो भी कॉन्वर्सेशन करते हैं प्रोफेसर भी उसे सुन लेते हैं और उन्हें यह जानकर अच्छा फील होता है कि जिहाना अब चेंज हो गई है। फिर इस वीकेंड भी सूम और यून अपने घर जाते हैं। यून सूम को डिनर पर ले जाने की बात करती है, जहां वो तुक बुक्की खाने का प्लान बनाते हैं। उनकी फुल डेटिंग चल रही होती है, लेकिन उनका डिनर प्लान रूइन हो जाता है जब सूम के सीनियर्स उसे एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं।
ना चाहते हुए भी उसे अपना डिनर कैंसिल करना पड़ता है और अपने सीनियर्स के पास जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद उसके सीनियर्स ट्रेनर ह्यूग के बारे में बैड माउथ कर रहे होते हैं और सूंग ये सब सुनकर मैड हो जाता है। फिर ये सीनियर्स उसे इतना ड्रिंक करवा देते हैं कि वो कंट्रोल लूज कर देता है। सूंग इंटॉक्सिकेशन में सब कुछ भूल जाता है, लेकिन उसे अभी भी याद होता है कि आज उसे यून के साथ तुक बुक्की खाने जाना था। फिर वो तुक बुक्की पैक करवाता है और सीधा यून के घर जाता है। जब यून उसे देखती है तो वो समझ नहीं पाती कि वो घर क्यों आया है। फिर वो उसके पास तुक बुक्की देखती है तो वहीं बैठकर उसके साथ खाने लगती है। तुक बुक्की खाने के बाद यून सॉन्ग को घर जाने को कहती है, लेकिन सूंग इतना ड्रंक होता है कि वो यून के शोल्डर पर ही सो जाता है। अब यून के लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो ना तो उसे अपने घर ले जा सकती थी और ना ही स्ट्रीट पर अकेला छोड़ सकती थी। इसलिए वो समहाउ सूंग को अपने रूम में ले आती है। फिर वो उसे अपने बेड पर सुलाती है और खुद फ्लोर पर सो जाती है। सुबह जब दोनों उठते हैं तो यून सोचती है कि वो सूंग को अपनी फैमिली से कैसे हाइड करेगी और बाहर कैसे भेजेगी। फिर यून बाहर जाती है और सक्सेसफुली अपनी मॉम और सिस्टर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और सॉन्ग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर घर से बाहर निकलने की ट्राई करता है, लेकिन डोर पर यून के डैड उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए घर के अंदर ले आते हैं, जहां सब उसे स्ट्रेंजली देख रहे होते हैं। यून अपनी फैमिली से कहती है, ये मेरा फ्रेंड है और ये मुझे ड्राइविंग सिखाने आया था। लेकिन यून की छोटी सिस्टर सब कुछ एक्सपोज कर देती है। वो कहती है, स्यून ने सिर्फ एक सॉक पहना है, इसका मतलब दूसरा सॉक यून के रूम में है। अब जब वो एक्सपोज हो जाते हैं तो यून उन्हें सब कुछ बता देती है जो पिछली रात हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद यून के डैड और मॉम किसी पुरानी बात पर आर्ग्यू करने लगते हैं, जिसकी वजह से सून को जाना पड़ता है। यून बाहर आती है और उससे कहती है, बाय। नेक्स्ट सीन में हम आरी को देखते हैं, जो वीकेंड पे एक सीईओ की मोटिवेशनल स्पीच सुनने आई होती है। ये सीईओ कोरिया का बहुत फेमस रिच पर्सन है। वो अपीयरेंस में सिंपल दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो अच्छा पर्सन नहीं है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग यून को ड्राइविंग सिखा रहा होता है। सॉन्ग उसे बार बार एक ही चीज सिखाकर इतना थक जाता है कि वो वहीं सो जाता है। फिर गलती से यून कार को रोड पर ले जाती है, जहां सिविलियंस उसे डांटते हैं कि अगर तुम्हें प्रॉपरली ड्राइव करना नहीं आता तो तुम कार रोड पर क्यों लाई। फिर आगे जाकर यून रोने लगती है। पहला उन लोगों ने उसे डांटा और दूसरा सॉन्ग उसे सिखाते हुए इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो कार में सो गया। यून को बहुत बुरा फील होता है और वो रोने लगती है। फिर सॉन्ग उसे काम डाउन करने की ट्राई करता है। फिर जिस जगह उन्होंने कार पार्क की थी, डे, बॉन्जो और वू उन्हें देख लेते हैं। वो यहाँ एक रेस्टोरेंट में आए थे और जब यून और सॉन्ग बाहर आते हैं तो उन्हें फील होता है कि उनका सीक्रेट पकड़ा गया है, कि वो सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसलिए जब वो उनसे मिलते हैं तो दे उनसे पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। सियोंग कहता है, मैं यून को ड्राइविंग सिखा रहा था। फिर रात में सॉन्ग यून को घर ड्रॉप करता है। यून सॉन्ग को घर जाने को कहती है, लेकिन सॉन्ग उल्टे उसे घर जाने को कह रहा होता है। फिर घर जाने से पहले वो एक दूसरे को किस करते हैं और ये करते हुए यून की सिस्टर उन्हें देख लेती है। यून की सिस्टर उनसे कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग कंटिन्यू करो। उसके बाद दोनों बहुत हंसने लगते हैं। अगले दिन जी हाना को एक कॉल आता है, इसलिए वो बाहर जाती है और जैसे ही वो बाहर जाती है कुछ लोग उसे पीटने लगते हैं। एक्चुअली उसकी मॉम ने उन लोगों से पैसे लिए थे और रिटर्न नहीं किए थे, इसलिए वो लोग उसे पीट रहे होते हैं। तभी डे वहां आ जाता है और उसे बचाने की ट्राई करता है, तो वो लोग उसे भी पीटने लगते हैं। इसके बाद जी हाना कहीं बैठकर रो रही होती है और वो डे से कहती है, किसी को इसके बारे में मत बताना। रात में सब पार्टी करने एक जगह जाते हैं, जहां सियोंग एक लड़की से टकराता है, जिसकी वजह से दोनों के फोन गिर जाते हैं। लड़की जल्दी में सॉन्ग का फोन उठा लेती है और ले जाती है। फिर हम सीईओ को देखते हैं, जो एक बहुत ईविल पर्सन है और उसने यहाँ 4 लड़कियों को कैप्टिव रखा हुआ है। इन 4 लड़कियों को चेन से बांधा गया है और उनके सामने ड्रग्स लटक रहे होते हैं। उन ड्रग्स को पाने के लिए लड़कियां बहुत स्ट्रगल कर रही होती हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो ड्रग्स की एडिक्टेड हो गई हैं। वो सीईओ इन लड़कियों को कैप्टिव रखता है, उन्हें ड्रग्स का एडिक्टेड बनाता है और जब वो एडिक्टेड हो जाती हैं तो उन्हें सेल कर देता है। यहाँ कुछ लोग लाइव इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे होते हैं और सीईओ भी वहां प्रेजेंट होता है। दूसरी तरफ सियोंग और उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पार्टी करने आए होते हैं। एक लड़की को सीईओ के ईविल डीड्स के बारे में सब पता चल जाता है और वो अपने फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। पुलिस के पास जाने के बजाय ये लड़की सीईओ के पास जाती है, उसे वीडियो दिखाती है, उसे ब्लैकमेल करती है और पैसे मांगती है। वो सीईओ से ये भी कहती है, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये वीडियो पब्लिक के साथ शेयर कर दूंगी। सीईओ कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगी? और लड़की भी क्लेवर होती है। वो कहती है, मैंने ये वीडियो पहले ही अपने लैपटॉप पर सेव कर लिया है। वो कहती है, अगर मुझे कुछ हुआ
तो तुम पूरी तरह ट्रैप हो जाओगे। फिर सीईओ उसके साथ रूडली बिहेव करने लगता है, इसलिए वो लड़की समहाउ खुद को बचाती है और वहां से भाग निकलती है। और जाते वक्त वो सियुम से टकराती है, जिसकी वजह से उनके फोन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये क्लब सीईओ का ही है। वो अपने आदमियों को भेजता है और उस लड़की को पकड़वा कर उसे तब तक पिटवाता है जब तक वो अनकॉन्शियस नहीं हो जाती। सीईओ का असिस्टेंट भी वहां होता है और सीईओ उसे इस लड़की के बारे में पता लगाने और वो एक्सचेंज हुआ फोन लाने को कहता है। फिर सियुम लड़की को मैसेज करता है और उसे फोन वापस लेने के लिए मिलने बुलाता है। सियुम को नहीं पता होता कि अंदर क्या हो रहा है और थोड़ी देर बाद असिस्टेंट फोन लेकर बाहर आता है और सॉन्ग से लड़की का फोन मांगता है। सॉन्ग उससे कहता है, ये फोन किसी लड़की का है और तुम कौन हो? असिस्टेंट कहता है, मैं उस लड़की का असिस्टेंट हूं और उसने मुझे यहाँ भेजा है। जिसके बाद वो वहां बहुत एंजॉय करते हैं। वहां जी हाना डांस करती है और उसे देख करते पूरी तरह उस पर फ्लैट हो जाता है। फिर वो घर जाता है और उसे मैसेज करता है और घंटों उसके रिप्लाई का वेट करता है। उसे हर जगह जी हाना ही दिखाई दे रही होती है। अब चूंकि उनकी हॉलीडेज होती हैं, डे एक ट्रिप प्लान करता है और वो जी हाना की सिटी के पास ट्रिप प्लान करता है। वो ये सब जी हाना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए करता है। फिर वो यून को कॉल करता है और उससे कहता है, ट्रिप पर आना और जी हाना को साथ लाना। जब यून जी हाना को कॉल करती है तो जी हाना आने से रिफ्यूज कर देती है क्योंकि उसे कुछ काम होता है। जब डे को इसके बारे में पता चलता है तो उसका हार्ट टूट जाता है। उसने एक्साइटमेंट में पहले ही टिकट बुक कर दी थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जी हाना नहीं आ रही है तो उसकी सारी होप्स शैटर हो जाती हैं। दूसरी तरफ सीईओ सियुम के डैड और दूसरे बड़े पॉलिटिशियंस और रिच पीपल के साथ होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सब उसके डार्क डीड्स में इन्वॉल्व है। ये आदमी इतना ईविल है कि वो अपने ही डैड को मारने के पीछे पड़ा है। फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ भी रूडली बिहेव करता है और उससे कहता है, उस लड़की का लैपटॉप जल्द से जल्द ढूंढो। यहाँ जब डे सबके लिए टिकट्स बुक कर ही चुका होता है तो वो सब ट्रिप पर जाते हैं। क्योंकि डे ने ट्रिप प्लान की थी, अब सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है। वो सबको हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाता है और उनकी हिस्ट्री बताता है, लेकिन बाद में ये टूर सबके लिए बोरिंग हो जाता है। डे की हिस्ट्री सुनकर सब क्रेजी हो जाते हैं। फिर आरी उस पर बहुत एंग्री होने लगती है क्योंकि उसे ये हिस्टोरिकल प्लेसेस बोरिंग लगते हैं और उसके फ्रेंड्स भी इससे एग्री करते हैं। इस वजह से उनके बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। उसके बाद डे अपसेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। पहला उसने ट्रिप प्लान की थी, दूसरा उसकी क्रश जी हाना नहीं आई है और तीसरा उसके फ्रेंड्स को भी ये जगह पसंद नहीं आ रही है। वो थोड़ा आगे चलता है और पीछे मुड़कर देखता है, ये सोचकर कि शायद कोई आकर उसे रोकेगा, लेकिन कोई उसे लेने नहीं आता। मीनवाइल ये लोग दे के बिना घूम रहे होते हैं। वो बीच पर जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ दे थोड़ा और वेट करता है, ये होप करते हुए कि कोई उसे कॉल करके वापस आने को कहेगा, लेकिन जब उसकी सारी होप्स टूट जाती हैं तो वो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड्स उसे कॉल करने की ट्राई करते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। फिर दे बस से घर जा रहा होता है और बस में सो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना बस स्टॉप मिस कर देता है। इसलिए वो अगले स्टॉप पर उतर जाता है जो जी हाना की सिटी में होता है। फिर जब वो वहां से जा रहा होता है तो वो जीहाना को अपनी मॉम के साथ लड़ते हुए देखता है। जीहाना की मॉम उससे पैसे मांग रही होती हैं, जिसकी वजह से उनके बीच आर्ग्यूमेंट हो रही होती है। फिर जीहाना की मॉम उसे स्लैप भी करती हैं और दे ये सब देख रहा होता है। जीहाना भी उसे देख लेती है। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां जीहाना उसे कहती है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जब भी मैं ट्रबल में होती हूँ तुम हमेशा वहीं होते हो। फिर डे उसे सब कुछ बताता है जो आज उसके साथ हुआ था। वो उससे ये भी कहता है, मैं पहले दिन से ही तुमसे बात करना चाहता था लेकिन किसी रीजन से नहीं कर पाया। फिर डे अपने फ्रेंड्स का मैसेज देखता है जो उसे कॉल कर रहे होते हैं। फिर डे जीहाना को लेकर वहां जाता है। वहां सब एक एक करके डे को सॉरी कहते हैं, जिसके बाद वो सब साथ डिनर करते हैं और फिर बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ सीईओ का असिस्टेंट उस लड़की को पीटता है और उसे डिजर्टेड प्लेस पर छोड़ देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग और यून साइट सीइंग के लिए वहां आते हैं और उस लड़की की डेड बॉडी वहां देखते हैं। सॉन्ग उसे रिकॉग्नाइज करता है और कहता है, ये वही लड़की है जो उस दिन क्लब में मुझसे टकराई थी और जिसके साथ मेरा फोन एक्सचेंज हो गया था। यून भी इस लड़की को रिकॉग्नाइज कर लेती है क्योंकि वो उसकी सिस्टर की फ्रेंड थी। फिर वो पुलिस को कॉल करते हैं। उसके बाद नामगी अपनी पुलिस टीम के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट अपने सीईओ को बताता है, मैंने बॉडी को एक जगह रख दिया है और उसके पास एक ड्रग इंजेक्शन छोड़ दिया है ताकि सबको लगे कि उसकी डेथ ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। यहाँ जब यून की सिस्टर को पता चलता है कि मीन की डेथ हो गई है तो उसे बहुत सैड फील होता है क्योंकि उस लड़की ने उससे कुछ पैसे लिए थे। फिर यून अपनी सिस्टर को बताती है मीन की डेथ ड्रग ओवरडोज से हुई है, तो वो और भी शॉक हो जाती है क्योंकि मीन ड्रग्स नहीं लेती थी। मीन का लैपटॉप भी यून की सिस्टर के पास होता है जिसमें वो वीडियो था। वहां दे बार बार जीहाना को वीडियो कॉल कर रहा होता है
लेकिन जीहाना अभी किड्स को पढ़ा रही होती है, इसलिए वो कॉल पिक नहीं करती। फिर वो दे को वॉइस कॉल करती है और कहती है, मुझे बार बार वीडियो कॉल मत करो, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मुझे अभी भी 5 और किड्स को पढ़ाना है। दे को बुरा लगता है कि जीहाना सिर्फ पैसे कमाने के लिए इतना हार्ड वर्क करती है, तो वो क्या करता है, उसके घर में कई वैल्यूएबल स्टोन्स होते हैं जो उसके ग्रैंडपा ने केयरफुली प्रिजर्व किए होते हैं। वो सोचता है, अगर मैं एक स्टोन सेल कर दूं तो मैं जीहाना की हेल्प कर सकता हूँ। जब वो स्टोन को अपने बैग में रख रहा होता है, तभी उसके ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं। जब दे उन्हें देखता है तो बैग उसके हाथ से गिर जाता है और सीधे उसके फुट पर लगता है। नेक्स्ट सीन में दे हॉस्पिटल में होता है। वो अपने फुट की फोटो क्लिक करता है और जीहाना को सेंड करता है और साथ में लिखता है, देखो मैंने क्या कर लिया। थोड़ी देर बाद सारे फ्रेंड्स उससे मिलने आते हैं। हर कोई डे के लिए कुछ लाता है और वो सब शेयर करके वहीं खाते हैं। जब सॉन्ग, यून और बाकी लोग हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं तो वो सीईओ और उसके असिस्टेंट से मिलते हैं। सॉन्ग असिस्टेंट से पूछता है, क्या पुलिस तुम्हारे पास आई थी? एक्चुअली सॉन्ग उससे मीन के मर्डर के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन असिस्टेंट लाई करता है और ये कहकर चला जाता है, उस दिन के बाद मैंने मीन से बिल्कुल बात नहीं की। ये सुनकर सियून को उस पर डाउट होने लगता है। फिर लिफ्ट में सीईओ असिस्टेंट पर एंग्री होता है क्योंकि उसे अभी तक वो लैपटॉप नहीं मिला है। सीईओ उसे कहता है, जल्दी से लैपटॉप ढूंढो। फिर असिस्टेंट को मीन के फोन से पता चलता है कि लैपटॉप यून की सिस्टर के पास है। अगले दिन एक आदमी वाईफाई फिक्स करने के प्रेक्षण से यून के घर आता है। ये आदमी असिस्टेंट ने भेजा था। ये आदमी पहले यूएन को डिस्ट्रैक्ट करता है, फिर लैपटॉप एक्सचेंज कर देता है, लेकिन यूएन देख लेती है कि उसने लैपटॉप अपने बैग में रख लिया है। वो आदमी लैपटॉप लेकर भागने ही वाला होता है। यून उसे रोकने की ट्राई करती है, लेकिन आदमी यून से बचकर भाग जाता है। फिर जब वो बाहर आता है तो यून की मॉम उसे पकड़ लेती है। यून की मॉम उसे इतना हार्ड पंच मारती हैं कि वो लैपटॉप वहीं छोड़ देता है और अपनी लाइफ बचाने के लिए भाग जाता है। फिर यून को सस्पिशन होता है कि इस लैपटॉप में डेफिनेटली कुछ है, इसीलिए ये आदमी इसके पीछे पड़ा है। फिर यून ये लैपटॉप लेकर अपने फ्रेंड्स के पास जाती है। वो सबको बताती है, इस लैपटॉप में मीन के मर्डर से रिलेटेड स्पेशल एविडेंस है, जिसकी वजह से लोग इसके पीछे पड़े हैं। किम और सॉन्ग लैपटॉप को ओपन करने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। उस लैपटॉप पर एक पासवर्ड होता है। फिर वो वू की हेल्प लेते हैं क्योंकि उसे कंप्यूटर्स और टेक के बारे में बहुत नॉलेज थी। वो उन्हें एक आइडिया देती है। फिर वो सब उस आइडिया पर काम करते हैं और बहुत एफर्ट के बाद लैपटॉप ओपन हो जाता है। जब लैपटॉप ओपन होता है तो वीडियो देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। वीडियो देखने के बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि ये वही क्लब है जहां वो पार्टी करने गए थे। अब यून और सोंग सोचते हैं, मीन ने सुसाइड नहीं किया था, उसका डेफिनेटली मर्डर हुआ है। फिर सोंग कॉल करके नामगी को सब बताता है क्योंकि वही इस केस पर काम कर रहा था। सॉन्ग लैपटॉप और वीडियो भी मेंशन करता है तो नामगी उससे कहता है, लैपटॉप को अपने पास सेफ रखो क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ जाता। फिर सोंग लैपटॉप को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि सीईओ भी वीडियो में प्रेजेंट है। सॉन्ग उसे उसकी वॉच से रिकॉग्नाइज करता है। कुछ दिन पहले अरी ने सीईओ का सेमिनार अटेंड किया था जहां उसने उसके साथ सेल्फी ली थी। सेल्फी में सीईओ ने जो वॉच पहनी थी वो वही वॉच थी जो वीडियो में दिखाई गई थी। इस वजह से सूंग को पूरी तरह सीईओ पर सस्पेक्ट होता है। फिर नामगी के आने से पहले सूंग वो लैपटॉप अपने डैड को दे देता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। डैड सूंग से कहते हैं, इस केस से पीछे हट जाओ, अब मैं ये केस खुद हैंडल करूंगा। फिर सूंग नामगी को भी सब बताता है, लेकिन नामगी कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब तुम्हें अपने फादर को लैपटॉप नहीं देना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे डैड खुद भी सीईओ के साथ इन्वॉल्व्ड है। ये जानकर सॉन्ग को बहुत स्ट्रेंज फील होता है। फिर हम सॉन्ग के डैड को वो लैपटॉप सीईओ को देते हुए देखते हैं। एक्चुअली सॉन्ग के डैड ने ऐसा सीईओ से टाइज कट करने के लिए किया था क्योंकि 10 साल पहले ग्रीड में आकर उन्होंने उसे सपोर्ट किया था, लेकिन अब वो उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते थे। सीईओ कहता है, तुम्हें वो पहले सोचना चाहिए था, अब हम दोनों सेम बोट में फंसे हैं। खुद को बचाने के लिए सूंग के डैड उसे लैपटॉप देकर जा रहे होते हैं। तभी सूंग अपने डैड को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो सीईओ को भी वहां देखता है। सॉन्ग को समझ नहीं आता कि उसके डैड और सीईओ का आपस में क्या कनेक्शन है। जैसे ही दोनों वहां से जाते हैं, नामगी वहां आ जाता है। नामगी सॉन्ग से कहता है, तुम्हें अपने डैड को लैपटॉप नहीं देना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे डैड एक ट्रेटर हैं। ये सुनकर सॉन्ग बहुत शॉक हो जाता है और पूछता है, आखिर उस सीईओ का मेरे डैड से क्या कनेक्शन है? फिर नामगी उसे सब कुछ बताता है और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। 10 साल पहले नामगी को न्यूज मिली थी कि सीईओ लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट्स बनाता है और उन्हें बड़े पॉलिटिशियंस और रिच पीपल को सप्लाई करता है। उसका एक ड्रग बिजनेस भी है और उसे पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स से सपोर्ट मिलता है। नामगी ये भी कहता है, मैंने तुम्हारे डैड को इसके बारे में सब कुछ बताया था और इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था। उसके बाद उन्होंने किम सुक नाम के एक आदमी को हायर किया जो किम का ब्रदर था।
सॉन्ग के डैड किम सुक को अंडरकवर एजेंट बनाते हैं और उससे कहते हैं सीईओ के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करो। किम सुक उस वक्त के एनपीयू का स्टूडेंट था और उस वक्त सॉन्ग के डैड के एनपीयू में प्रोफेसर थे। किम सुक ने एविडेंस कलेक्ट करने के लिए सीईओ के क्लब में कई दिनों तक वेटर के तौर पर काम किया, जिसमें उसे ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन और कई डर्टी एक्टिविटीज के एविडेंस मिलते हैं। वो सारा एविडेंस एक चिप में सेव कर लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी ट्रेटर ने सीईओ को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद सीईओ अपने आदमियों को उसे पकड़ने भेजता है, तो किम सुक समहाउ वहां से बचकर भाग निकलता है। वो आदमी उसके पीछे होते हैं। किम सुक अपना एविडेंस नामगी और सॉन्ग के डैड को देने ही वाला होता है, लेकिन सीईओ का आदमी उसे ट्रक से हिट कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है। किम हमेशा सोचता था कि उसके ब्रदर की डेथ एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। सॉन्ग फिर नामगी से पूछता है, मेरे डैड ने इन सब में क्या मिस्टेक की? नामगी कहता है, तुम्हारे डैड को एविडेंस मिल गया था, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्होंने एविडेंस सीईओ को दे दिया। नामगी फिर कहता है, तुम्हारे डैड एक ट्रेटर है और वो किम सुक की डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये सब सुनकर सॉन्ग को बिलीव नहीं होता कि उसके डैड ऐसा कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ सीईओ उस लैपटॉप को ब्रेक कर देता है जिसमें वो वीडियो था। यहाँ डे जी हना को डेट पर ले जाता है, जहाँ जी हना उससे कहती है, मुझे बार बार वीडियो कॉल करना बंद करो, लेकिन डे उसकी कहाँ सुनने वाला था। उसके बाद डे उसे फ्लावर्स भी देता है और फिर दोनों साथ में फोटोज क्लिक करते हैं। यहाँ सॉन्ग कंफ्यूज्ड होता है। वो अपने डैड के पास जाता है और उनसे लैपटॉप के बारे में पूछता है। डैड लाई करते हैं कि उन्होंने वो लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दिया है। सॉन्ग को उनका लाई सुनकर बहुत बुरा फील होता है। फिर सॉन्ग डिप्रेशन में होता है, इसलिए रात में वो एक रैंडम मैन से फाइट कर लेता है और वो आदमी सॉन्ग को बैडली बीट करता है। तभी प्रोफेसर वहां आते हैं, उसे बचाते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। अगले दिन सॉन्ग सीईओ के पास जाता है और उससे कहता है, मेरे डैड ने तुम्हें लैपटॉप रिटर्न कर दिया होगा, लेकिन हम पहले ही उसमें वीडियो देख चुके हैं। अब मैं तुम्हें डेफिनेटली जेल भेज दूंगा। ये सुनकर सीईओ शॉक हो जाता है। सीईओ फिर सॉन्ग को पैसों से लियोर करने की ट्राई करता है, लेकिन सॉन्ग को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सीईओ को थ्रेटन करता है और चला जाता है। फिर सीईओ किम को अपने पास बुलाता है और उसका माइंड पॉइजन करने लगता है। सीईओ किम से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ब्रदर की डेथ कैसे हुई? तुम्हें लगा होगा कि वो एक्सीडेंट था। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे ब्रदर को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अंडरकवर एजेंट बनाकर मेरे क्लब में भेजा गया था और फिर सॉन्ग के डैड ने ही मुझे उसके बारे में बताया था। सॉन्ग के डैड तुम्हारे ब्रदर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सॉन्ग को भी इसके बारे में सब पता है। सीईओ की बातें सुनकर किम बहुत एंग्री हो जाता है। फिर वो सॉन्ग और उसके डैड से मिलने जाता है। वो सॉन्ग के डैड से पूछता है, आपने मेरे ब्रदर के साथ क्या किया? सॉन्ग भी किम को सपोर्ट करता है। वो अपने डैड से भी पूछता है, आपने सीईओ को लैपटॉप क्यों दिया? सॉन्ग की बातें सुनकर किम और भी एंग्री हो जाता है। पहले उसे लगा था कि ये सब लाइज है, लेकिन सॉन्ग की बातें सुनने के बाद वो कन्विंस हो जाता है कि सीईओ ने जो भी कहा वो सच था। किम एंग्रीली सॉन्ग से पूछता है, जब तुम्हें पहले से सब पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस वजह से उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और किम गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वेकेशन एंड हो जाता है और सभी किड्स एकेडमी लौट आते हैं। यहाँ सब अपना रूम क्लीन करने में बिजी हो जाते हैं। फिर कई दिनों बाद उन्हें कैफेटेरिया का फूड खाने को मिलता है और उसे खाकर वो बहुत हैप्पी फील करते हैं। यहाँ बूंजो सबको बताता है कि किम सूंग के रूम से बाहर मूव हो गया है और दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया है। ये सुनकर किसी को समझ नहीं आता कि किम ने ऐसा क्यों किया। उन्हें नहीं पता होता कि सॉन्ग और किम की फाइट हुई है। फिर यून सॉन्ग से मिलती है और उससे कहती है, इन दिनों तुम बिल्कुल बात नहीं करते और मेरी कॉल्स का भी आंसर नहीं देते। बात क्या है? क्या कुछ हुआ है? सॉन्ग कहता है, अभी मेरा मूड नहीं है, हम बाद में बात करेंगे, और ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद सॉन्ग क्वाइट हो जाता है। वो किसी से बात नहीं करता और दूसरी तरफ किम एकेडमी छोड़ रहा होता है। इसीलिए वो प्रोफेसर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आता है। प्रोफेसर उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते और उसे जाने देते हैं। फिर प्रोफेसर सूंग के डैड से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि किम एकेडमी छोड़ चुका है और वो उन्हें सजेस्ट करते हैं, आपको किम को उसके ब्रदर की डेथ का पूरा सच बता देना चाहिए, क्योंकि सीईओ ने किम को सिर्फ आधा सच बताया है। इसीलिए किम को नहीं पता कि उसके ब्रदर का मर्डर सीईओ ने करवाया था। सीईओ ने उसे बताया कि सेंग के डैड उसके ब्रदर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको उसे पूरा सच बताना चाहिए। उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच में एक और आदमी वहां आता है जिसका नाम इन मियोन है। वो भी सॉन्ग के डैड का सीनियर है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली इन मियोन किम सुक की डेथ के पीछे था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। सॉन्ग के डैड ने किम सुक को सीईओ के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हायर किया था। जैसे ही इन मियोन को पता चला कि सॉन्ग के डैड ने एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किसी को हायर किया है, उसने सीईओ को कॉल करके सब कुछ बता दिया।
फिर सीईओ के आदमियों ने किम सुक को मार दिया। इन म्यून सीईओ के साथ काम कर रहा था और सॉन्ग के डैड बस उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। फिर फ्लैशबैक एंड होता है और सीईओ बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेस हो रहा था। उसकी कई बातों ने पहले ही किम को अफेक्ट कर दिया था, इसीलिए किम ने पहले सूम और उसके डैड से फाइट की और फिर कॉलेज भी छोड़ दिया। दूसरी तरफ सारे फ्रेंड्स बहुत वरीड होते हैं। वो वंडर करते हैं कि किम और सॉन्ग के बीच ऐसा क्या हुआ कि किम ने एकेडमी छोड़ दी। इसका उसके करियर पर सीरियस इफेक्ट पड़ सकता था। वो बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सॉन्ग भी उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर किम सब कुछ छोड़कर अपनी ग्रैंडमा के पास चला जाता है जो एक छोटा होटल चलाती हैं। अपनी ग्रैंडमा के अलावा किम का दुनिया में कोई नहीं होता। जब किम अपना फोन टर्न ऑन करता है तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स ने उसे बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं। सब उससे पूछ रहे होते हैं, तुम्हें क्या हुआ कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? लेकिन किम किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जी हना किड्स को पढ़ाकर कमाए गए सारे पैसे अपनी मॉम को ट्रांसफर कर देती है क्योंकि उसकी मॉम ने फिर से कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। जी हना की मॉम उसे कॉल करके और पैसे मांगती है। जी हना कहती है, मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? अब मैं किड्स को पढ़ा भी नहीं सकती क्योंकि एकेडमी फिर से खुल गई है और मुझे अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। जी हाना और उसकी मॉम की कॉन्वर्सेशन दे सुन लेता है। उसे बहुत बुरा फील होता है कि जी हाना की मॉम इतने डेट में है, इसलिए डे जी हाना की हेल्प करने की सोचता है। फिर रात में वो ड्राइवर का काम करने लगता है। ड्राइविंग के पहले ही दिन दे बहुत पैसे अर्न करता है। वो बहुत हैप्पी फील करता है क्योंकि ये उसकी हार्ड अर्न मनी थी और वो इससे किसी की हेल्प करना चाहता था। ना जी हाना को और ना ही उसके फ्रेंड्स को इस बारे में पता था। रात अभी ओवर नहीं हुई थी, इसलिए वो सोचता है, चलो एक और राउंड लगाता हूँ, मैं थोड़े और पैसे अर्न कर लूंगा। अब वो एक कस्टमर के पास जा रहा होता है जिसे ड्राइवर की जरूरत थी। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद वो कस्टमर का वेट करने लगता है और वेट करते हुए दे बहुत टायर्ड हो जाता है, लेकिन कोई नहीं आता। फिर टाइम पास करने के लिए वो जी हाना को वीडियो कॉल करता है, लेकिन जी हाना हमेशा की तरह कॉल आंसर नहीं करती। तो फिर वो सॉन्ग को कॉल करता है और उससे बात करने लगता है। थोड़ी देर बात करने के बाद सडनली उसे सामने वाले घर से एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई देती है। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि कुछ आदमी लड़कियों के साथ बैडली मिसबिहेव कर रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं। उनका बिहेवियर एब्सोल्युटली राइट नहीं होता। और यहाँ हम सॉन्ग के डैड के सीनियर पुलिस ऑफिसर इन मून को भी देखते हैं। इन लोगों ने बहुत ड्रिंक की होती है और वो लड़कियों के साथ बहुत रूडीली बिहेव कर रहे होते हैं। फिर हमें यह भी पता चलता है कि ये घर सीईओ के असिस्टेंट का है। इसी पुलिस ऑफिसर ने डे को अपनी कार ड्राइव करने के लिए बुलाया था। जब असिस्टेंट बाहर आता है तो डे उससे कहता है, मुझे यहाँ कार ड्राइव करने के लिए बुलाया गया था। तो असिस्टेंट डे को पैसे देकर जाने को कहता है, लेकिन डे को फील होता है कि यहाँ कुछ सस्पिशियस चल रहा है जिसके बारे में उसे पता लगाना चाहिए। फिर वो साइलेंटली अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है जिसमें कुछ आदमी लड़कियों को हिट करते और उनके साथ मिसबिहेव करते दिख रहे होते हैं। तभी सीईओ का असिस्टेंट वहां आ जाता है और उसे देख लेता है और वो उससे फोन स्नैच करने की ट्राई करता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और डे समहाउ अपना फोन लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। असिस्टेंट के आदमी उसे चेस करने लगते हैं। फिर डे सॉन्ग को कॉल करके बताता है, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। सॉन्ग उसकी वॉइस क्लियरली नहीं सुन पाता। तभी वो लोग उसकी कार को हिट कर देते हैं जिसकी वजह से उसका फोन उसके हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। अब वो फोन पिक भी नहीं कर पाता क्योंकि कार की स्पीड बहुत फास्ट थी। दूसरी तरफ सॉन्ग उससे बात करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे डे की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट भी अपनी कार से वहां पहुंच जाता है और सब एक ब्रिज पर होते हैं। खुद को बचाने की ट्राई करते हुए डे पानी में गिर जाता है। सॉन्ग उसे कॉल कर रहा होता है, लेकिन अब फोन कनेक्ट होना बंद हो जाता है। यहाँ दे पानी के अंदर होता है। वो बाहर आने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं आ पाता और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सब दे की डेथ की न्यूज सुनते हैं। सभी लोग बहुत सैड होते हैं और उसके साथ बिताए मोमेंट्स याद कर रहे होते हैं और सब दे के फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। किम भी डे के फ्यूनरल में आता है और जी हाना सबसे ज्यादा सैड होती है क्योंकि वो दे को पसंद करने लगी थी। डे के पास पैसों की कभी कोई शॉर्टेज नहीं थी। वो एक बहुत रिच फैमिली से आता था और उसके पेरेंट्स बहुत वेल्दी थे। एक बार दे अपने घर से पैसे लाया था और उसने जी हाना को दिए थे ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन जी हाना ने पैसे लेने से रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि वो उसके डैड से पैसे नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए दे ने डिसाइड किया था कि अब वो अपने हार्ड वर्क से पैसे अर्न करेगा और जी हाना की हेल्प करेगा। उनका फ्रेंड सर्कल पहले ही सॉन्ग और किम की वजह से टूट चुका था, लेकिन अब ग्रुप से एक और पर्सन जा चुका था। फिर रात में यून और संगदे के बारे में सोच रहे होते हैं क्योंकि दे का लास्ट कॉल उन्हीं को आया था।
सूंग कहता है कि उस दिन दे बहुत स्केयर्ड था, जैसे कोई उसे चेस कर रहा हो। फिर वो डे की डेथ के पीछे का रीजन पता लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन से उन्हें कुछ पता नहीं चलता। फिर वो उसका फोन ढूंढने की ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिलता और उन्हें कोई और एविडेंस भी नहीं मिलता जो उन्हें दे के किलर तक ले जा सके। असिस्टेंट ने पहले ही सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसीलिए यून और सूंग को कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में जी हाना कहीं बैठी होती है और वो दे को मिस कर रही होती है। फिर वो अपने फोन से दे का फोन चेक करने लगती है। दे जी हाना को पसंद करता था, इसीलिए उसने उसे अपने पूरे फोन का एक्सेस दे दिया था ताकि जी हाना जब चाहे उसके फोन की फोटोज और वीडियोस देख सके। जब जी हाना दे की फोटोज स्क्रॉल कर रही होती है तो उसे एक स्ट्रेंज वीडियो मिलता है। ये वही वीडियो था जो डे ने रिकॉर्ड किया था, जहां कुछ आदमी लड़कियों पर सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे थे। उस वीडियो में असिस्टेंट का फेस भी कैप्चर हुआ था। फिर जी हाना वो वीडियो बाकी लोगों को भी दिखाती है। अब सबको रियलाइज हो जाता है कि सीईओ के असिस्टेंट ने ही दे को मारा था। यून कहती है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन सूंग कहता है उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि पुलिस सीईओ के साथ काम कर रही है। जी हाना कहती है किम के ब्रदर की डेथ, डे की डेथ और सॉन्ग के डैड सब डायरेक्टली सीईओ से कनेक्टेड है। इसका मतलब असली क्रिमिनल वही है। हमें पहले उसे लेसन सिखाना चाहिए और अब हमारे पास एविडेंस भी है। अब वो अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। प्रोफेसर उनसे कहते हैं ये बहुत पावरफुल लोग हैं, इसलिए तुम लोग जो भी करो तुम्हें करने से पहले केयरफुली सोचना होगा। फिर सूंग अपने फ्रेंड्स को गैदर करता है और कहता है दे की डेथ वेस्ट नहीं जानी चाहिए, हम उसकी डेथ का रिवेंज लेंगे। दूसरी तरफ किम भी यही सोच रहा होता है, मैं अपने ब्रदर को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने डेड फ्रेंड का रिवेंज लेकर सीईओ के साथ स्कोर सेटल कर सकता हूँ। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि दे ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो उसे पब्लिक कर देंगे ताकि पूरे कोरिया को उनका सच पता चल सके। नेक्स्ट सीन में वो वीडियो को पब्लिक कर देते हैं और कोरिया में हर पर्सन उनका वीडियो देखता है। हर तरफ न्यूज चैनल्स पर ये न्यूज चल रही होती है और मीडिया असिस्टेंट से क्वेश्चंस करती है, इसलिए असिस्टेंट सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और सीईओ को बचा लेता है। इस वजह से उनकी ट्रबल और भी बढ़ जाती है क्योंकि अब उनका प्लान फेल होता नजर आ रहा होता है। वो इन सब के बारे में वरीड होते हैं, तभी किम वहां आ जाता है। वो उनसे कहता है अब हमें डायरेक्टली अटैक करना चाहिए, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। फिर वो एक और प्लान बनाते हैं। अब वो उस लड़की को सामने लाएंगे जिस पर सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था। अगर उस लड़की के पास सीईओ के खिलाफ कोई एविडेंस हो तो उनका टास्क ईजियर हो सकता है। संग फिर इस टास्क में हेल्प के लिए नामगी से कहता है, तो नामगी उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। नामगी फिर उस लड़की को ढूंढने लगता है। वो उसे कई प्लेसेस पर सर्च करता है। फिर सीईओ को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो नामगी पर डेडली अटैक करवाता है, जिसके बाद वो कोमा में चला जाता है। एक बार फिर उनका प्लान फेल हो जाता है और वहां सीईओ को हर मोमेंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। नेक्स्ट सीन में संग और ऊन उस लड़की को ढूंढ लेते हैं और उस लड़की के पास जाते हैं जिस पर सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था। वो उससे कहते हैं तुम्हारे घर के ठीक सामने किसी ने नामगी पर अटैक किया है और तुम्हारी फ्रेंड मीन को भी इन्हीं लोगों ने मारा था। ये लड़की मीन की फ्रेंड है जिसका सबसे पहले मर्डर हुआ था। सॉन्ग उसे एक्सप्लेन करता है अगर तुम हमारी हेल्प करोगी तो हम सीईओ को पकड़ पाएंगे, लेकिन लड़की रिफ्यूज कर देती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की भी किडनैप हो गई है, वही लड़की जिसके पास सॉन्ग और यून हेल्प मांगने गए थे। सीईओ के लोग उसे भी किडनैप कर लेते हैं, लेकिन जब लड़की को सीईओ के सामने लाया जाता है तो वो उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की नहीं बल्कि ऊन होती है। एक्चुअली संग को पहले से पता था कि सीईओ के लोग उन पर नजर रखे हुए हैं। उनका नेक्स्ट टारगेट वही लड़की होने वाली थी जिससे वो हेल्प मांगने गए थे। सॉन्ग को पता था कि सीईओ उस लड़की को भी मारकर अपने खिलाफ मौजूद सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसीलिए संग ने पर्पसली ऊन को उस लड़की के कपड़े पहना दिए थे ताकि जब वो लड़की को किडनैप करने आए तो उसके बजाय ऊन को ले जाएं। उनका प्लान सक्सीड हो जाता है। जब सीईओ के लोग लड़की को किडनैप करने आते हैं तो वो उसके बजाय उन्होंने ऊन पर एक हिडन माइक और ट्रैकर भी प्लेस कर दिया था ताकि उसकी लोकेशन और वॉइस उन तक पहुंचती रहे। सब कुछ एग्जैक्टली राइट चल रहा होता है। वहां ऊन सीईओ को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है और सीईओ उसके ट्रैप में फंस जाता है और अपने सारे डार्क डीड्स कन्फेस करने लगता है। वो कहता है मैंने किम के ब्रदर को मारा, मीन को मारा और अब तुम्हारी बारी है। मतलब वो ऊन को भी मारने वाला था, लेकिन ऊन पहले ही अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी थी। उसने सीईओ से सब कुछ कन्फेस करवा लिया था। दूसरी तरफ ऊन के फ्रेंड्स भी सब सुन रहे होते हैं और उसे एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर सीईओ माइक को नोटिस कर लेता है और उसे रियलाइज होता है ये यहाँ स्पाई करने आई थी। वो माइक को निकालकर ब्रेक कर देता है, जिसके बाद संग और बाकी लोगों को ऊन की इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो जाती है। फिर संग ऊन को बचाने के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस करता है और वहां पहुंच जाता है। किम भी उसके साथ आता है। सीईओ अपने रूम में बैठकर ये सब लाइव देख रहा होता है। फिर यहाँ एक फियर्स फाइट शुरू हो जाती है।
किम और संग मिलकर सीईओ के आदमियों को पीटते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं, वो दोनों उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। तभी अरी और वू भी आ जाती हैं और फिर वो सब मिलकर पॉइजन स्मोक फैला देते हैं, जिससे सारे बॉडीगार्ड्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सॉन्ग ऊन को ढूंढते हुए सीईओ तक पहुंच जाता है और उसे बहुत पीटता है। फिर सीईओ अपनी लाइफ बचाने के लिए एस्केप करने की ट्राई करता है, लेकिन आगे वो किम से टकराता है। किम सीईओ को पीटने लगता है। यहाँ सीईओ भी वीक नहीं है, उसने कुंग-फू और जूडो मास्टर किया हुआ है। किम अकेले उसे नहीं रोक पाता। सीईओ किम को बुरी तरह पीटता है और उससे कहता है, लगता है तुम्हें भी अपने ब्रदर की तरह एंड अप होना पड़ेगा। फिर संग वहां आता है और वो सीईओ को पीटता है। फिर थोड़े ही टाइम के बाद संग के डैड पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सॉन्ग खुद सीईओ को अरेस्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले कहा था कि वो ही उसे अरेस्ट करेगा। ये देखकर सॉन्ग के डैड को उस पर बहुत प्राउड फील होता है। वो सॉन्ग से कहते हैं, जो मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। फाइनली इस तरह सीईओ की स्टोरी एंड हो जाती है और नेक्स्ट सीन में सब साथ होते हैं और वो डे को याद करके उसे ट्रिब्यूट पे कर रहे होते हैं। अगले दिन वो सभी करप्ट पुलिस ऑफिसर्स भी अरेस्ट हो जाते हैं जिन्होंने सीईओ को सपोर्ट किया था। ये देखकर उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि अब उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो अब सीनियर ट्रेनर बन चुका है और वो अपने जूनियर्स को उसी तरह डांट रहा होता है जैसे उन्हें पहले डांट पड़ती थी। जी हाना फीमेल ट्रेनर बन गई है और वहां आरी एक स्टूडेंट कपल को डांट रही होती है क्योंकि वो सीक्रेटली डेट कर रहे थे। तभी वो वहां से गुजरती है और उससे कहती है, तुम भी पहले यही सब करती थी। वो की बात करें तो साइबर क्राइम टीम उसे हायर कर लेती है क्योंकि कंप्यूटर्स में उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। उसकी लाइफ अब सेट थी। फिर वो सब ग्रेजुएट होते हैं। उन्हें ओथ दिलाई जाती है कि वो हमेशा अपनी कंट्री के लिए लॉयल रहेंगे। यून के पेरेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं क्योंकि अब उनकी डॉटर पुलिस ऑफिसर बन गई थी। सियोंग को प्रेसिडेंट से एक अवार्ड भी मिलता है क्योंकि एकेडमी में उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट थी। यहाँ हम जी हाना की मॉम को भी देखते हैं जिन्हें अपनी डॉटर पर प्राउड फील होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जी हाना की मॉम आखिर इतनी भी बुरी नहीं थी। उन्होंने डांस बार खरीदने के लिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से पैसे बोरो किए थे, लेकिन जिस पर्सन को उन्होंने पैसे दिए उसने उन्हें डिसीव कर दिया और सारे पैसे लेकर भाग गया। इसके बाद जी हाना और उसकी मॉम को कई ट्रबल्स फेस करनी पड़ी थी। दूसरी तरफ नमगी भी कोमा से बाहर आ गया था और ये सब जानकर वो बहुत हैप्पी होता है। नेक्स्ट सीन में सियोंग यून को फ्लावर्स देता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा यहाँ एंड हो जाता है।